चलिए आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर चर्चा करेंगे। देखिए, आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड में 7 फरवरी को सडनली एक फ्लड देखा आपने, जिसे आप फ्लैश फ्लड कहते हैं। फ्लैश फ्लड माने फ्लैश, जैसे फ्लैश होती कैमरे की, एक ग्लिम्स में ही काम हो गया, एक ही बार में सब कुछ बह गया। क्या बह गया? ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट, तपोवन पावर प्रोजेक्ट, ऐसे नाम सुने ना आपने? अखबार में पढ़े, अखबारों के माध्यम से, अलग अलग वीडियोस के माध्यम से आपने इसके बारे में बहुत कुछ जाना, सुना, समझा। और जैसे हमारी आदत है देर से चीज़ें लेके आना, हम वैसे ही लेके आए। देर आते हैं लेकिन दुरुस्त आते हैं, चीज़ें बेहतरी से लेकर के आते हैं, जिससे आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आज हम बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। कौन सा फिनोमेना वहाँ पर एग्जीक्यूट हुआ है एक्चुअली में? क्या ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड, GLOF का जो फिनोमेना, उसका रीजन, वर्ल्ड में कितने लेवल पर यह होता है, अवलांचेस थे या नहीं थे, और अगर अवलांचेस था तो उसका रोल क्या रहा, वो अगर 2 दिन पहले घटित हुआ तो क्या रोल प्ले किया, ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज का इस पर कितना इंपॉर्टेंट रोल रहा, अलग अलग कमेटियां जो बनाई गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसकी क्या गाइडलाइंस थी, क्या वहां पर वो पावर प्रोजेक्ट होने चाहिए थे या नहीं होने चाहिए थे, 4 धाम प्रोजेक्ट जैसी चीज़ों का क्या कोई इम्पैक्ट इस पर पड़ रहा है, और सरकार की क्या कामयाबियां रही, क्या नाकामयाबियां रही यहाँ पर, इन सारी चीज़ों को समझेंगे। ग्लेशियर्स के बारे में आपको खूबसूरती से समझाएंगे, ग्लेशियर के द्वारा बनाए जाने वाले लैंडफॉर्म को समझाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, हिमालय की जियोलॉजी के बारे में भी समझेंगे, हर एस्पेक्ट को अंडरस्टैंड करेंगे आज के इस टॉपिक के तहत, जिसे हम ये कह सकते हैं कि ऋषि गंगा की जो नदी, जो ऋषि गंगा नदी जिसे आप जानते हैं, धौली गंगा नदी के तौर पर एक और नदी को आप जानते हैं, फिर अलकनंदा। तो बहुत सारे ज्योग्राफिकल क्वेश्चन, जियोलॉजिकल क्वेश्चन और साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आपके इसके थ्रू सॉल्व होंगे। क्वेश्चन को थोड़ा साइड में रख दीजिए, पता लगेगा देश दुनिया क्या होती है, कंसेप्ट समझ में आए। 7 फरवरी को ये घटना हुई, सुबह लगभग 11:15 बजे का समय था, 10:30, 10:40-45 के अराउंड का समय था। अचानक से जब घटना घटित हुई, लोगों ने बहुत बड़े स्तर पर पानी को बहते आते हुए देखा, और जिसकी वजह से वहाँ पर जो निर्माणाधीन अंडर कंस्ट्रक्शन जो पावर प्रोजेक्ट थे, जो कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट थे, उनको काफ़ी बड़े पैमाने पर क्षति पहुँची। क्योंकि जब ये उन इलाकों में घुसा, उन गाँव में घुसा, जैसे रेणी जैसे गाँव जहाँ पर लोग बसे रहे थे, जिनको सबसे अधिक नुकसान हुआ, तो ये एक कैटास्ट्रॉफिक एक्टिविटी हो गई। ये डिज़ास्टर से कैटास्ट्रॉफ में बदल गया, क्योंकि इसमें जान माल का नुकसान काफ़ी लोग टनल में फंसे रहे। रेस्क्यू ऑपरेशन आज दिन तक चल रहा है, कुछ की मृत शरीर मिलते हैं, कैजुअलिटीज़ हुई हैं, और कुछ जो है वो वहाँ से जीवित निकाले जाने के प्रयास करते रहे और वो निकले। ये सारी चीज़ें हमको समझनी है। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट, उसके तहत NDRF, SDRF, इन सभी का गठन प्रक्रिया मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ ज्योग्राफी के लेक्चर्स, उसमें हमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, फिर भी बहुत सी जानकारियाँ आज के लेक्चर में भी रहेंगी, बहुत से कंसेप्ट आपके क्लियर होते रहेंगे। चीज़ों को समझते हैं, शुरुआत करते हैं। देखिए, घटना घटित हुई है उत्तराखंड के इलाके में, ये तो एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट। कहाँ घटना घटित हुई है? उत्तराखंड के इलाके में। उत्तराखंड आपको पता है हमारा बॉर्डर स्टेट है, और ये बॉर्डर किस देश के साथ शेयर करता है? चाइना के साथ। चाइना के साथ बॉर्डर शेयर होता है। ओके, उत्तराखंड से आवागमन के रास्ते भी हैं, दर्रे भी निकलते हैं। मानस पास आप जानते हैं, थागाला आप जानते हैं, नीति पास आप जानते हैं। ये कुछ इम्पॉर्टेंट दर्रे हैं जो उत्तराखंड के वाया हमें पैसेज प्रोवाइड करते हैं। हम ग्रेट हिमालय को पार करके ट्रांस हिमालयन रीजन में जा सकते हैं, हम तिब्बतियन इलाकों में जा सकते हैं, हम चाइना की ओर जा सकते हैं। तो इन दर्रों को आपको ध्यान रखना है, थागाला, नीति पास और मानस पास, लिपू लेक, ये कुछ इंपॉर्टेंट पासेस हैं। आई बात समझ में? दैट इज इम्पॉर्टेंट। अब कुल मिलाकर के जो ये सारी कहानी घूमी, इनमें जिन जिन चीज़ों का नाम आता है वो क्या है? सबसे पहले तो नाम आता है एक डिस्ट्रिक्ट का जिसका नाम है चमोली। उत्तराखंड को यदि आप समझें तो वो एथनिकली, कल्चरली अगर हम बात करें तो 2 हिस्सों में बटा हुआ पाया जाता है। उसका जो पूर्वी क्षेत्र है, जो ईस्टर्न क्षेत्र है, इसे आप कुमाऊं के तौर पर जानते हैं, ये कुमाऊं, हिमालय कुमाऊं उत्तराखंड के तौर पर जाना जाता है। उसका जो वेस्टर्न रीजन है, ये गढ़वाल हिमालय के तौर पर जाना जाता है।
गढ़वाली भाषा यहाँ पर लोग बोलते हैं, गढ़वाल लोग यहाँ पर रहते हैं। इसी के तहत अगर हम देखें तो नॉर्थ उत्तराखंड और साउथ उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो ये घटना नॉर्थ उत्तराखंड में घटित हुई पाई गई है। तो अगर आप गढ़वाल क्षेत्र की बात करें तो गढ़वाल हिमालय के क्षेत्र में चमोली नाम का एक जिला आ जाता है, चमोली डिस्ट्रिक्ट। उस चमोली डिस्ट्रिक्ट की बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपनी ही गाथाएं हैं, आपने देखा, उसके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से भी पढ़ाया। चमोली में ही आपने कभी सुना था कौन सी मूवमेंट शुरू हुई थी? चिपको। मैंने आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है चिपको मूवमेंट के बारे में। चमोली डिस्ट्रिक्ट के वही इंपॉर्टेंट एरिया जहाँ पर आपने बद्रीनाथ भी देखा, जहाँ पर आपको वैली ऑफ फ्लावर भी मिलती है और यहीं पर आपको हेमकुंड साहिब भी मिलेगा। तो ये सभी जगहें बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है हमारी सामाजिक धार्मिक संस्कृति को लेकर के। अब अगर हम बात करें तो उत्तराखंड का ये जो रीजन है जिसे हम चमोली डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, जहाँ पर घटना घटित हुई है, इसका समुद्र तल से ऊंचाई की ओर देखें तो इसका खुद का अपना दक्षिणी और उत्तरी छोर है, जिसको अगर देखें तो ये 800 मीटर से लेकर के लगभग 8000 मीटर तक का एलिवेशन रखता है। 800 से लेकर के 8000 मीटर तक का एलिवेशन आपको इसका देखने को मिल रहा है। यहाँ पर बड़े बड़े पर्वत हैं, उन बहुत ही ऊंचे पर्वत हैं। जिन पर्वतों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जहाँ पर ये घटना घटित हुई है वही पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत है, नंदा देवी का पर्वत। लगभग 7800 मीटर के अराउंड उसकी ऊंचाई पाई जाती है। नंदा देवी पर्वत की 7800 मीटर के अराउंड उसकी ऊंचाई पाई जाती है। कंचनजंगा के बाद ये दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत यहाँ पर पाया जाता है। कंचनजंगा यहाँ पर नहीं है, कंचनजंगा है भारत में, लेकिन उसके बाद ये सबसे दूसरा ऊंचा पर्वत यहाँ पर पाया जाता है। आई बात समझ में? ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। और नंदा देवी पर्वत के ही नंदा देवी ही ग्लेशियर क्षेत्र में कई अलग अलग ग्लेशियर्स हैं यहाँ पर, जिसमें से नंदा देवी ग्लेशियर रीजन जो है उसी में से कहा जाता है कि एक ग्लेशियर कट करके लेक में गिरा है और जिसकी वजह से नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ा, नदी में एकदम से पानी आया और उसके बाद ये सारी घटनाक्रम जो है वो घटित हो गया। तो नंदा देवी ग्लेशियर ही यहाँ पर इम्पोर्टेंटली माना जाता है। ग्लेशियर क्या है वो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। तो चमोली डिस्ट्रिक्ट है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में जोशीमठ नाम की जगह है। जोशीमठ नाम की जगह में तपोवन नाम के इलाके के अंदर पर्टिकुलर चमोली उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट जोशीमठ नाम के क्षेत्रफल में तपोवन नाम के पर्टिकुलर इलाके में ये सारी घटना घटित हुई है, जहाँ पर नंदा देवी हिमखंड जो है, जो नंदा देवी ग्लेशियर है, उसका एक अंग कट करके वहां पर आकर के एक लेक में गिरा और लेक से जो नदी उत्पन्न हो रही थी उसका जलस्तर अचानक से बढ़ गया, जिसकी वजह से सारे घटनाक्रम को घटित होते आपने देखा। इतनी कहानी समझ आ गई। कहाँ ये हुआ है, कौन सा इलाका है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, उत्तराखंड क्षेत्र है, उसमें जोशीमठ का जिक्र हो गया, तपोवन का जिक्र हो गया। इसमें 2 पावर प्रोजेक्ट, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है निर्माणाधीन के तौर पर चल रहे थे, जिसमें से ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट और तपोवन पावर प्रोजेक्ट, इनको बहुत ज़बरदस्त क्षति पहुंची। इनका काफ़ी हिस्सा तो बह भी गया, काफ़ी मलबे के नीचे ढह गया है, काफ़ी यहाँ से बह भी गया। हिमालय पर्वत, मुझे लगता है मुझे आपको हिमालय की जियोलॉजी पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तो हिमालय के चैप्टरों में बहुत डिटेल में पढ़ाया कि हिमालय में किस किस तरह के आपको रॉक्स मिलती हैं। तो हिमालय की रॉक्स की बात करें तो हिमालय के रॉक्स का कैरेक्टर आपको पता है, चेंज है। नीचे की ओर जाएंगे तो मैंने आपको कई बार पढ़ाया कि शिवालिक की पर्वत श्रृंखलाएं डेब्रिज से बनी हुई। पहले हिमालय पर्वत जो है, पहली बात तो यंग फोल्डेड माउंटेन है, यानी कि तरुण अवस्था में है अभी भी। वो आज भी ऊंचाई को प्राप्त कर रहा है, प्रति वर्ष वो 5 सेंटीमीटर ऊंचा चला जाता है। ये इसका प्रमाण इस बात से आता है कि लगातार नदियां अपनी खाई को गहरा कर रही हैं, यानी कि रिवर्स अपनी गॉर्जेस को डीप कर रही है। एक पर्वत इस तरह से, एक पर्वत इस तरह से, उसके बीच में से नदी गुजरती है, आपने देखा होगा, बिल्कुल पतले से तौर पर। ये जो है, ये जो सिस्टम है, नदी को आप नदी में खड़े हैं, दोनों तरफ पर्वत आपको अपनी वॉल की तरह नजर आ रहा है, इसे गॉर्ज कहा जाता है। इसे गॉर्ज कहा जाता है। आई बात समझ में? और ये जबरदस्त वैली आपने यहाँ पर देखी है। ओके, एकदम डीप वैलीज हैं ये। एब्रप्टली माउंटेन जो है वो माउंटेन वॉल जो है वो यहाँ से एब्रप्टली राइज कर रही हैं, और जो माउंटेन का वो एलिवेशन है उसका ग्रेडियंट जो है वो बहुत ही स्टीप है। तो माउंटेन स्लोप्स का जो एलिवेशन है उसका जो ग्रेडियंट है इट इज़ वेरी वेरी स्टीप। तो वाटर बहुत ही फास्ट कंट्रीब्यूट होता है इन रिवर को, और ये नदियाँ नीचे की ओर कटाई कर रही हैं। जब ये स्नो से पिघल करके बहती हैं, ये नीचे की ओर काटती हैं, इसको कहते हैं डीपली काटना, इसे कहते हैं हेडवर्ड इरोजन। तो ये आगे की ओर काटते हुए, डीपली काटते हुए निकल जाती हैं पर्वतों को, हेडवर्ड इरोड करती हैं।
पानी के गिलास में आपने पानी पकड़ा हुआ है, मैंने कई बार उदाहरण दिया, ये पानी का गिलास है, मैं इसको ऐसे गिरा रहा हूँ तो ये ज़मीन में इकट्ठा करेगा, और एक लिमिट के बाद ये इकट्ठा करना बंद कर देगा। जब लेकिन मैं इसे और ऊंचे से गिराऊंगा फिर ये उसी खड्डे को गहरा करेगा। तो रिवर अपनी वैलीज को, अपनी गॉर्जेस को डीप कर रही हैं, ये प्रमाण है इस बात का कि माउंटेन ऊपर जा रहे हैं, नदियाँ और ऊंचाई से बह रही हैं। इसका मतलब हिमालय अभी भी बन रहे हैं, हिमालय अभी भी यंग स्टेज में है। हिमालय यंग फोल्डेड माउंटेन। माउंटेन कई प्रकार से बनते हैं। एक है कि आप वॉल्केनो उभर आया तो वॉल्केनिक माउंटेन बन गया। दूसरा तरीका ये है कि आसपास के इलाके धंस गए, बीच का इलाका वहीं खड़ा रह गया तो वो माउंटेन की तरह दिखने लग जाएगा आपको। दूसरा, बीच वाला धंस गया, साइड वाले ऊपर खड़े दिखते रह जाएंगे, वो भी माउंटेन। तो एक ब्लॉक आपको खड़ा दिखेगा, ये ब्लॉक माउंटेन। जो पहले बताया वो वॉल्केनिक माउंटेन। तीसरा ये है कि दो क्षेत्र टकराए आपस में, उनके टकराने से फोल्ड बन गए, तो ये फोल्डेड माउंटेन। हिमालय इन्हीं फोल्डेड माउंटेन में आता है। नॉर्थ अमेरिका के रॉकीज इसी फोल्डेड में आते हैं। साउथ अमेरिका के एंडीज इसी फोल्डेड में आते हैं। यूरोप के एल्पस माउंटेन भी इन्हीं फोल्डेड माउंटेन्स में आते हैं। इस तरह से ये फोल्डेड माउंटेन्स होते हैं। हिमालय भी एक तरह का फोल्डेड माउंटेन है, ये यंग फोल्डेड माउंटेन है। आई बात समझ में? अब फोल्डेड माउंटेन होने की वजह से जैसे ये तो टकराया तो इस तरह से स्लोप बन गई, लेकिन इसके सामने तो ये खाई है, नदियाँ आकर के वहाँ पर अपना डेब्रिस जमा कर रही हैं। फिर जब नेक्स्ट स्टेज में फिर से कोलिजन होगा तो एक नेक्स्ट रेंज और बनेगी, वही वाला डेब्रिस फिर से क्रिपल हो जाएगा, फिर से वो भी माउंटेन बन जाएगा, तो वो डेब्रिस माउंटेन बन जाएगा। जाइए यहाँ से चिंतपूर्णी जाइए, शिवालिक के पर्वतों को देखिए। पर्वत में आपको केवल और केवल नदियों के किनारे वाले ग्रेवल दिखेंगे जो सैंड से घिरे रहेंगे। पर्वत को काटा देखना, सिर्फ ग्रेवल्स और ग्रेवल्स ही होंगे जिसके आसपास सैंड रेत लिपटी रहेगी, मतलब वो कभी नदियों का बेसिस था, वो फिर वहाँ पर टकराव हुआ तो नदी का वो सारा बेसिस उठ गए, शिवालिक बन गया। तो इस तरह से जब आप हिमालय में हायर रेंजेस से लोअर की तरफ आते हैं तो आपको वहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक्स मिलती हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स मतलब कि जो मलबा है उसका किसी जगह पर आ करके टिकते जाना, सेडिमेंट आ करके टिक रहा है और फिर वो कॉम्पैक्ट हो रहा है, सेडिमेंटेशन हो रहा है। जो मलबा बह करके आता है वो डेब्रिस है, आप उसे सेडिमेंट भी कह रहे हैं। वो एक जगह पर आकर के टिक रहा है, कॉम्पैक्ट हो रहा है, कॉम्पैक्ट होते जा रहा है, ये सेडिमेंटेशन का प्रोसेस सारा हो रहा है यहाँ पर। एक समय के बाद जब इसे टेक्टोनिक एक्टिविटी देखनी पड़ी, यानी कि जब प्लेट्स जो हैं वो मूव करी, जिन प्लेट्स के ऊपर आपका जो आप खड़े हैं इस समय में, जो अर्थ की क्रस्ट है ये 6 मेजर प्लेट्स में डिवाइडेड है, ये मूव करती रहती हैं। जब वो मूव करी तो आपस में टकरा गई तो वो मटीरियल जो है वो आपस में स्क्वीज़ कर गया, स्क्वीज़ करने की वजह से फोल्ड हो गया, वो शिवालिक बन गया। तो इस तरह से वो मटेरियल तो एक तरह से सेडिमेंट्री रॉक है। तो नीचे की ओर आएंगे सेडिमेंट्री रॉक है, और सेडिमेंट्री रॉक के साथ कहीं कहीं पर मेटामॉर्फिक रॉक भी में पाई जाती हैं। ऊपर की ओर जाएंगे तो मेटामॉर्फिक रॉक पाई जाएंगी। नीचे की ओर सेडिमेंट्री है, ऊपर मेटामॉर्फिक। चट्टानें मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। पहली इग्नियस रॉक, अग्नेय चट्टानें। अग्नेय चट्टानें हैं कि लावा फूट गया, लावा जमीन पर आ गया, जम गया, चट्टान बन गया। कहीं से वॉल्केनो आ गया, चट्टान बन गया। या फिर ज़मीन के नीचे ही आप जो नहीं देख पा रहे हैं वहीं पर रॉक्स बनी हुई हैं, किसी तरह से टकराव हुआ है, वो रॉक्स सरफेस पर आ गई हैं। ये सारी जो हैं ये वॉल्केनिक रॉक्स हैं, एक तरह की अग्नेय चट्टानें हैं, मैग्मा से बनती हैं। इन्हें हम इग्नियस रॉक कह देते हैं। अब इन्हीं इग्नियस रॉक का किसी तरह से रूपांतरण होता रहता है, मतलब किसी भी तरह से। जब ये एटमॉस्फेरिक रूपांतरण नहीं हो रहा है, ये केमिकल प्रोसेस, टेम्परेचर प्रोसेस के वाया जब इनमें परिवर्तन आ रहा है वो मेटामॉर्फोसिस हो गया। इनका क्या हो गया? मेटामॉर्फोसिस। तो मान लीजिए कि एक चट्टान आपके सामने बन करके आ गई, तो ये चट्टान एकदम से आपके सामने उभर आई, अर्थक्वेक की एक्टिविटी हुई और एक नया माउंटेन आपके सामने बन करके आ गया। उसके ऊपर बादलों ने अपना असर किया, हवाओं ने असर किया, पानी ने असर किया, हर चीज़ ने असर किया। वो चट्टान का काफ़ी हिस्सा टूट कर, चट्टान तो इतनी रह गई, इतना सारा हिस्सा टूट के नदियों के द्वारा, हवा के द्वारा बह करके जहाँ यहाँ जम गया, तो यहाँ पर भी कुछ रॉक्स बन गई। पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, तो स्ट्रेटा बन गया। ये सारा प्रोसेस, ये सेडिमेंट्री रॉक हो गई। इग्नियस रॉक सेडिमेंट्री रॉक को जन्म दे देती है, क्योंकि उसके ऊपर कई तरह के क्लाइमेटिक फैक्टर का असर होता है, रेनफॉल का असर होता है, टेम्परेचर का असर होता है, विंड का इम्पैक्ट होता है, उसकी वेदरिंग होती रहती है समय दर समय। ये सारे प्रोसेस के माध्यम से सेडिमेंट्री रॉक का जन्म हो गया। दूसरा प्रोसेस ये है कि इसी रॉक के अंदर से और मैग्मा नीचे से उठ रहा है, इसको गर्म कर रहा है, पानी इसके साथ कई तरह के रिएक्शंस कर रहा है। इस तरह के टेम्परेचर और केमिकल रिएक्शन से जब रॉक अपना रूप बदलना शुरू कर देती है या प्रेशर के अधीन आकर के अपना रूप बदलना शुरू कर देती है, मेटामॉर्फोसिस हो जाता है, वो मेटामॉर्फिक रॉक हो जाती है। इस तरह से आपको एक तीसरे प्रकार की चट्टानें मिलती हैं। तो इग्नियस रॉक होती है, ये भी हमने बहुत डेप्थ में चैप्टर्स में पढ़ाया होगा। एक एक चट्टान बताई है कि कौन से इग्नियस रॉक का मेटामॉर्फिक कौन सा फॉर्म होगा।
तो इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक और सेडिमेंट्री रॉक, 3 तरह से। तो हिमालय की बात करें तो सेडिमेंट्री रॉक्स भी हैं, और अपर रेंजेस की बात करें तो मेटामॉर्फिक रॉक है। कहीं कहीं पर आपको कहीं कहीं पर वॉल्केनिक एक्टिविटी दिखती है, जैसे कारेवास की घाटी है, जम्मू कश्मीर जाएंगे कारेवास की घाटी है, वहाँ पर वॉल्केनिक एक्टिविटी आपको दिख रही है, वहाँ पर आपको इग्नियस रॉक्स भी मिल जाएंगी। आई बात समझ में? तो जो वैली ऑफ कारेवा है, ये कारेवास बनते ही ऐसे हैं, तो वहाँ पर आपको वॉल्केनिक एक्टिविटी दिखेगी। अदरवाइज उत्तराखंड के इस क्षेत्र की बात करें तो जो हायर माउंटेन रेंजेस ऊपर की और मेटामॉर्फिक, नीचे की बात करेंगे तो सेडिमेंट्री हैं। इसलिए जब नदी से अचानक से जल निकला तो सेडिमेंट्री रॉक है, ये टेंडेंसी रहती है वाटर में जल्दी डिजोल्व करने की, तो सारा डिजोल्व, सारा डेब्रिस, सारा सेडिमेंट ईजिली उस नदी में डिजोल्व हो गया, उसको और भी गति प्रदान कर दी, उसको और भी तीव्र कर दिया और उसको शक्ति भी और दे दी, जिसने जाकर के नीचे और भी हाहाकार मचा। इस पर और बात करेंगे, अभी इतना समझ लीजिए। तो ये वो सारी कहानी, ऊपर की चट्टाने, नीचे की चट्टाने, ऊपर की और एलिवेशन कितना जा रहा है, लगभग 8000 मीटर। नीचे जो है उसी क्षेत्र का मतलब उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग 800 मीटर ऊपर है समुद्र तल से, उत्तरी भाग जो है 8000 मीटर ऊपर है। तो एलिवेशन बहुत जबरदस्त नजर आ रहा है। नंदा देवी का पर्वत 7800 मीटर के अराउंड, वो भी अपने आप में बहुत ऊंचा, वहाँ पर वो ग्लेशियर है। तो इतनी ऊंचाई पर है तो ग्लेशियर बनेंगे, इतनी ऊंचाई पर हैं तो ग्लेशियर बनेंगे। वहाँ पर ऐसा पाया जाता है कि एक झील बनी हुई थी उस ग्लेशियर के सामने, जिस झील में आकर के अचानक से मलबा गिरा है, जिसकी वजह से उसका जल स्तर बढ़ा है। जैसा कि आप किसी भी कुएं में या कहीं पर भी एकदम से पत्थर फेंकेंगे तो जो गतिविधि होती है वही यहाँ पर हुई है, जिसकी वजह से वहाँ से निकलने वाली, जो उसके भीतर से निकलने वाली एक नदी थी ऋषि गंगा, वो एकदम से तीव्र हो गई और उसने जाकर के पानी प्रोवाइड किया धौली गंगा नदी को, और धौली गंगा ही आगे जाके अलकनंदा से मिलती है। अलकनंदा आ रही है, उसमें ये मिली धौली गंगा, जहाँ पर धौली गंगा अलकनंदा से मिलती है वहाँ पर विष्णु प्रयाग बनता है। ये जो नीचे से ऋषि गंगा आ रही है, ये जाकर के मिली थी धौली गंगा से, धौली गंगा ऊपर से आ रही थी। ये अलकनंदा ही आगे चलते हुए कई नदियों से मिलती है और अंततः जब भागीरथी से मिलती है तो गंगा बन जाती है। आई बात समझ में? तो हमें ये प्रयाग भी समझ लेने चाहिए। जब अलकनंदा की बात कर रहे हैं तो अलकनंदा कौन से ग्लेशियर से होकर के आ रही है? सतोपंथ ग्लेशियर से अलकनंदा होकर के आ रही है, जिसे सतोपंथ कह देते हैं। आई बात समझ में? अलकनंदा ओरिजिन किस ग्लेशियर से है? सतोपंथ। आगे बढ़ते हुए किसे प्राप्त करती है? धौली गंगा को। आपको मैंने दिखाया धौली गंगा आ रही है, धौली गंगा को प्राप्त हो गई कौन? अलकनंदा। अलकनंदा धौली गंगा मिल गई तो कौन से प्रयाग में ये हुआ? विष्णु के प्रयाग में। जहाँ दो नदियों का मिलन है, जहाँ पर दो चीजों का मिलन है, वहाँ प्रयाग की उत्पत्ति होती है। एक प्रयाग आपने इलाहाबाद में भी देखा है जहाँ पर 3 नदियाँ मिलती, गंगा, यमुना, सरस्वती। तो ये विष्णु प्रयाग के तौर पर जाना जाता है। उसके बाद धौली गंगा को अपने अंदर समा करके अलकनंदा फिर आगे बढ़ेगी और उसे कौन सी नदी मिलेगी? यहाँ पर एक नदी, यहाँ पर लिखना मैं भूल चुका हूँ, उसे भी लिख देते हैं, पिंडार नदी के बारे में भी लिखना है। रुको, पिंडार, चलो वो लिख दिया है, सुन लो अब। तो अलकनंदा धौली गंगा से जहाँ मिलती है, मनसीरत नाम क्या है बेटे? इधर देख के बताओ, विष्णु प्रयाग। उसके बाद अलकनंदा आगे बढ़ती है, किससे मिलती है? नंदाकिनी से। मंदाकिनी नहीं, नंदाकिनी। और जहाँ नंदाकिनी से मिलती है वहां पे बनता है नंद प्रयाग। नंद प्रयाग फ्लो में याद करना बेटा, कई बार फ्लो का क्वेश्चन आ जाता है। नंदाकिनी से नंद प्रयाग में मिलने के बाद अलकनंदा आगे बढ़ती तो किस नदी से मिलती है? पिंडार। आपको वैसे मैं जानकारी के लिए दे दूं, मेरे गंगा वाले लेक्चर में जो हमने रिवर में ड्रेनेज सिस्टम में गंगा का लेक्चर दिया, उसमें सारे प्रयाग आपको पहले ही कराए हुए, तो फिर से चलो टॉपिक आ गया तो करा रहे हैं। पिंडार से मिलती है कहाँ पर अलकनंदा? कहाँ मिलती है पिंडार से? कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग में पिंडार से मिलती है। अब पिंडार से मिलने के बाद अलकनंदा फिर आगे बढ़ेगी तो किस नदी से मिलेगी? मंदाकिनी से। मंदाकिनी से मिलती है रुद्रप्रयाग में। और मंदाकिनी से मिलने के बाद जब अलकनंदा आगे बढ़ती है तो मिलती है भागीरथी से। और भागीरथी से मिलती है कहाँ पर? देवप्रयाग, क्योंकि महादेव वहां से होगी अब उत्पत्ति किस नदी की? गंगा की। अब गंगा जन्म लेगी। तो गंगा के जन्म की कहानी है एक तरफ से आने वाली अलकनंदा, और कहानी को बल मिलता है अलकनंदा को प्राप्त हुई पहले धौली गंगा, विष्णु प्रयाग, फिर प्राप्त हुई उस नदी अलकनंदा को ही कौन सी? नंदाकिनी, नंद प्रयाग। फिर उसी अलकनंदा को प्राप्त हुई पिंडार, कौन सा? कर्ण प्रयाग। फिर उसी अलकनंदा को प्राप्त हुई मंदाकिनी, रुद्र प्रयाग। फिर उसी अलकनंदा को प्राप्त हुई भागीरथी, देव प्रयाग। वो हुई फिर गंगा। इन्हें जल से आती है गंगा। गंगा की शुद्धता प्रमाणित है, गंगा की हर्बल क्वालिटीज प्रमाणित है, क्योंकि कौन से ग्लेशियर, कौन सी पर्वत श्रृंखलाओं से पानी नहीं आ रहा बताइए? सोच करके देखिए, कितने प्रयागों के बाद एक प्रयाग बनता है, आपका और गंगा का मिलन का प्रयाग। और आपने क्या किया? गंगा को दर्द दिया, दूषित किया। ये कहानी समझ में आ गई? तो ये सभी प्रयाग, ये सभी नदियां, इनकी कहानी इससे जुड़ी हुई है।
अब ये सारी कहानी में बार बार एक वर्ड बार बार आ रहा है, वो है ग्लेशियर। तो ग्लेशियर शब्द भी हमें समझना जरूरी है। ग्लेशियर क्या होता है? सबसे पहले तो हिमखंड मैंने शब्द कह ही दिया था। ये सरल भाषा में कहें तो बर्फ के पहाड़ कह सकते हैं इसको, पर ऐसा भी नहीं होता कि ये बर्फ के पहाड़ ही होंगे। ये कई मायनों में जाने जाते हैं। ये अपने साइज के मायने से जाने जाते हैं, जिस मायनों में ये शीट्स की फॉर्म में है, फिर तो पहाड़ नहीं है, फिर तो ये आइस शीट्स हैं। जैसे अंटार्कटिका की बात कर लें, ग्रीनलैंड की बात कर लें, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में अलास्का की बात कर लें, तो अलास्का की बात करेंगे तो वहां पर यू विल सी मल्टीपल पिलर्स, तो वहां पर आपको पिलर्स के रूप में दिखेंगे। ग्रीनलैंड में देखेंगे तो वहां पर आपको आइस शीट्स के रूप में दिखेंगे। अंटार्कटिका में देखेंगे तो पिलर भी हैं और शीट्स भी हैं। हिमालय में देखेंगे तो पर्वतों की तरह देखेंगे, क्योंकि पर्वत नीचे है, उसके ऊपर जमा हुआ है बहुत ही डीप, लगभग 160 फुट गहरा एक ग्लेशियर। तो ग्लेशियर्स क्या होते हैं सही मायने में? अगर टेक्निकल लैंग्वेज में देखें तो बर्फ के हिम के खंड माने टुकड़े, पहाड़ कहते हैं, कोई कुछ कहता है। टेक्निकल लैंग्वेज क्या है कि ग्लेशियर इज लार्ज, एक बड़ा पेरेनियल एक्युमुलेशन ऑफ क्रिस्टलाइन आइस, स्नो, रॉक, सेडिमेंट एंड वाटर। ये सब कुछ होता है ग्लेशियर में, ये सब कुछ होता है ग्लेशियर में। केवल बर्फ नहीं होती, उसमें क्रिस्टलाइन आइस, बहुत ही क्रिस्टलाइज्ड वर्जन में आइस, जैसे कि जब आप लच्छे गोले खाते हैं तो वो जो आपको दिया गया है उसके नीचे हाथ में वो आइस क्रिस्टलाइन नहीं है, वो एक तरह से पड़ने वाली स्नो है। लेकिन जिस बर्फ की सिल्ली से वो आ रहा है, जो ऊपर घिसी जा रही है, वो बर्फ की सिल्ली एक क्रिस्टलाइज्ड आइस है। तो एक ही लेवल पर आपको नजर आ रहा है। जो हाथ में है वो पड़ने वाली बर्फ, स्नो, लेकिन उसका जन्म कहां से हुआ है? क्रिस्टलाइज्ड आइस से। यहाँ पर आपको उल्टा करना है, बर्फ पड़ करके क्रिस्टलाइज्ड आइस बन जाती है, यानी कि बर्फ की सिल्ली बन जाती है, वेरी क्रिस्टलाइज्ड। लेकिन उस क्रिस्टलाइज्ड आइस के अंदर कभी ध्यान से देखा, ऐसा नहीं लगता छोटे छोटे फाइन ग्रेन्स हैं, जैसे एक एक ग्रेन आपस में जुड़ करके एक बड़ा पीस बन गया हो। फर्निफिकेशन, ये भी एक प्रोसेस है, इसे फर्निफिकेशन के तौर पर हम जानेंगे। तो सिंपली बात है कि ग्लेशियर क्या है? ये एक्युमुलेशन है, पेरेनियल, सदाबहार, पेरेनियल एक्युमुलेशन ऑफ क्रिस्टलाइन आइस, स्नो, रॉक, सेडिमेंट एंड वाटर। ओके, दैट इज द ग्लेशियर। अगर विश्व भर की बात करें तो विश्व में जितना भी जल है, आउट ऑफ द टोटल वाटर ऑन अर्थ 2.1% इज इन ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स में कितना पानी है? 2.1%। रेस्ट 97.2% इज इन द ओशियंस एंड आइलैंड सीज। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पृथ्वी पे कुल जल कितना है, तब बैठोगे 71% का आंकड़ा लेकर, उसकी तो बात ही नहीं हो रही। हम कह रहे हैं पृथ्वी पर कुल जितना जल है उसमें से, पृथ्वी पर कुल जितना जल है उतने में से 2.1% ग्लेशियर्स में है, 2.1% ग्लेशियर्स में है, और 97.2% ओशियंस और आइलैंड सीज में है, तो ओशियंस एंड सीज में है। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि ओशियन एंड सीज के बाहर सबसे अधिक जल कहां पर है? ग्लेशियर्स। ये पहली बात। दूसरी बात, इस पूरे प्लेनेट पे सबसे ज्यादा मीठा जल कहां है? द फ्रेश वाटर, पीने लायक पानी, इट इज इन द ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स के अंदर सबसे अधिक मीठा जल है, ग्लेशियर्स के अंदर सबसे अधिक पीने वाला जल है, जो पिघल करके नदियां बनती हैं और वो आपको जीवन देती है। वही जल पीते हैं और जीवन प्राप्त करते हैं। इतनी कहानी समझ में आई? ये फैक्ट क्लियर हो गया? ग्लेशियर्स में कुल जल का कितना जल समाया है? 2.1%। और फ्रेश वाटर का ग्लेशियर कितना बड़ा सोर्स है? लार्जेस्ट। ग्लेशियर में फ्रेश वाटर का सबसे बड़ा मात्रा समाई हुई है। ओके, अगली कहानी, फॉर्मेशन ऑफ द कंडीशन ऑफ ग्लेशियर फॉर्मेशन। ग्लेशियर कैसे फॉर्म होता है, उसकी क्या क्या कंडीशन है? सबसे पहला एस्पेक्ट, जो मीन एनुअल टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट क्लोज टू द फ्रीजिंग पॉइंट होना चाहिए। मीन एनुअल टेम्परेचर क्या रहता है? देखिए, टेम्परेचर तो बदलता रहता है, एवरी डे भी टेम्परेचर बदल रहा है, सुबह से रात तक टेम्परेचर में एक वेरिएशन आ रही है, उसे डायरनल रेंज कहते हैं। मॉर्निंग टू इवनिंग जो आपकी टेम्परेचर में, दिन का टेम्परेचर सुबह 12 बजे का टेम्परेचर था 12 डिग्री, और रात का टेम्परेचर रात के 12 बजे का हो गया 8 डिग्री, तो 12 डिग्री से 8 डिग्री का 4 डिग्री का अंतर आ गया, तो 4 डिग्री का डिफरेंस है डायरनल रेंज। डायरनल रेंज, डायरनल रेंज एक दिन के अंदर आने वाला। इसी तरह से महीने में पहले सोमवार को ये टेम्परेचर था और महीने के अंतिम सोमवार को ये टेम्परेचर था, पहले हफ्ते का ये टेम्परेचर था, अंतिम हफ्ते का ये टेम्परेचर था। इसी तरह से साल भर में पहले 3 महीने का ये था, अंतिम 3 महीने का ये था, फर्स्ट हाफ ईयर का ये था, सेकंड हाफ ईयर का ये था, मॉनसून का ये था। तो इस तरह से टेम्परेचर वेरी कर,
पूरे साल भर में जो टेम्परेचर रहा है उसका जो मीन आया है, जो मीन निकल करके आया है, वो मीन ऑलवेज फ्रीजिंग टेम्परेचर के क्लोज रहेगा, तो आप कहेंगे कि ये ग्लेशियर बनने की परिस्थिति बनती है। ओके, सो मीन एनुअल टेम्परेचर जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट के क्लोज होना चाहिए। और फ्रीजिंग पॉइंट मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही है 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे फिर चीजें फ्रीज होनी शुरू होती हैं। हालांकि -4 डिग्री टेम्परेचर ज्यादा बेटर टेम्परेचर है अगर आप फ्रीज करना चाहते हैं सही मायने में चीजों को। ओके, चलिए नेक्स्ट कंडीशन क्या है, विंटर प्रेसिपिटेशन। देखिए प्रेसिपिटेशन तो कई रूप में होती है, वर्षा होती है, ओले पड़ते हैं, बर्फ पड़ती है, स्नोफॉल होती है, स्लीट आती है, कई फॉर्म में प्रेसिपिटेशन होती है। यहाँ पर जो प्रेसिपिटेशन सर्दियों में होती है वो प्रेसिपिटेशन स्नो की फॉर्म में होती है, बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर बर्फबारी होती है। ये अगली कंडीशन है, आई बात समझ में। तीसरी कंडीशन, टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर डू नॉट रिजल्ट इन द कंप्लीट लॉस ऑफ द प्रीवियस विंटर्स स्नो एक्यूमुलेशन। पूरे साल में जो भी टेम्परेचर रहे किसी भी समय में वो इस बात पे परिवर्तित नहीं हो जाना चाहिए, उसकी वजह से ये नहीं हो जाना चाहिए कि जो पिछली बार की बर्फ जमा की हुई थी वो इस पूरी तरह से खत्म हो गई उस टेम्परेचर के दौरान। आई बात समझ में? यस सर। अब आप ये भी कह सकते हैं कि सर मीन एनुअल टेम्परेचर जो है वो तो ऑलमोस्ट फ्रीजिंग पॉइंट के पास रहा, मीन एनुअल टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट के पास रहा। हो सकता है उसमें ये हो जाए कि कुछ महीनों का टेम्परेचर बड़ा ही डाउन गया था, लेकिन कुछ महीने ऐसे भी आए थे जिसमें टेम्परेचर बढ़ गया था। इस परिस्थिति में मीन एनुअल टेम्परेचर तो आपका आ गया फ्रीजिंग पॉइंट के पास, लेकिन इसमें ये परिस्थिति जोड़ी गई है कि एक तो सर्दियों में जो प्रेसिपिटेशन है वो हो स्नो की फॉर्म में और वो भी हैवी स्नो हो, और तीसरी कंडीशन ये जोड़ी गई है कि किसी भी समय में ऐसा तापमान कभी भी ना हो जो इस बात में परिवर्तित हो जाए कि पिछले बार की जमा सारी बर्फ उसने उड़ा दी और अगली बार में एक नई बर्फ जमा होगी, क्योंकि ग्लेशियर हजारों वर्षों से पिघले ही नहीं है, उनमें हजारों वर्ष पुरानी बर्फ है। अलास्का ग्लेशियर 30,000 साल पुरानी बर्फ धारण किए हुआ है, 30,000 साल से वो बर्फ पिघली नहीं है, उसमें 30,000 साल का हमारी पृथ्वी का इतिहास छुपा है। आप वहां जाएंगे तो आप अपने से 30,000 पहले वाली बर्फ को छू करके आएंगे। आई बात समझ में? तो 30,000 ईयर से वो गली नहीं। ये नहीं है कि हर साल बर्फ एक पॉइंट पे गल जा रही है, पिछली पूरी समाप्त, नए वाली जमेगी। कॉम्पैक्शन कभी नहीं हो पाएगा, कभी भी कॉम्पैक्शन नहीं हो पाएगा। कॉम्पैक्शन नहीं हो पाएगा तो कभी ग्लेशियर नहीं बन पाएगा। बर्फ तो बहुत पड़ती है धर्मशाला में भी, बर्फ तो मसूरी में पड़ती है, ग्लेशियर नहीं मिलते। आई बात समझ में? ग्रेट हिमालयन रेंज में जाना पड़ेगा अगर ग्लेशियर लेकर के आने हैं तो। और वो क्यों? क्योंकि एवरी ईयर एक्यूमुलेशन है, क्योंकि पिछला वाला जो है वो भी बना पड़ा है, और एक्यूमुलेशन की वजह से कॉम्पैक्शन है, डेंसिटी अचीव हो रही है, जिसकी वजह से अब वो इतना डेंस हो चुका है कि अब टेम्परेचर का एक लेवल पे जो वेरिएशन है वो उसे पिघलने में मजबूर नहीं कर पाता, क्योंकि वो माइनस से ही माइनस की डिग्रियों में ऊपर आने तक समय ले लेता है। वो माइनस में ही माइनस की डिग्रियों में ऊपर आने तक समय ले लेता है। -2 पे खड़े हो तो +1 पे आने में कुछ भी समय नहीं लगेगा, लेकिन माइनस में ही नीचे खड़े हैं -10-12 पर, तो फिर उसको गर्म होने में ज्यादा समय लगेगा और वो ग्लेशियर बना रहेगा। ये तब होगा जब आप बहुत डेंस हैं, कंसंट्रेटेड हैं, कॉम्पैक्ट हैं, आपके ग्रेन्स बहुत ही ज्यादा फाइनली स्पेस्ड हैं, उनमें स्पेस है ही नहीं, इतना ज्यादा कॉम्पैक्ट है, तो ग्लेशियर का जन्म होता है। तापमान बढ़ जाने से केवल हो ये रहा है कि जो ग्रेन्स हैं उनका स्पेस बढ़ रहा है, और ग्रेन का स्पेस जब बढ़ रहा है तो वहां पर वॉइड स्पेसेस क्रिएट हो रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी जो डेंसिटी है वो घट रही है, और जब इनकी डेंसिटी घटनी शुरू हो जाती है तब जब तापमान जब बढ़ता है तो ये कमजोर पड़ते हैं उनके सामने, ये पानी की बूंदों में परिवर्तित हो जाते हैं, क्योंकि इनके लैटिस को पानी फिल करने लग जाता है, इनका लैटिस वीक पड़ जाता है। आई बात समझ में? ये एक इंपॉर्टेंट चीज, सॉलिड जो है धीरे धीरे अपनी स्टेट बदलने लगता है, लिक्विड में आने लगता है, दैट्स इट। ओके, तो कुल मिलाकर के वही समझाया गया कि मीन एनुअल टेम्परेचर जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट के अपन को पास ही चाहिए। वर्षा जो हो रही है सर्दियों वाली वो अपन को चाहिए स्नो की फॉर्म में, वो भी हैवी, और थ्रू आउट द ईयर जो टेम्परेचर वो कभी भी ऐसे नतीजे ना दे दे कि जो पिछली बार की बर्फ एक्यूमुलेट हुई थी वो पूरी उड़ गई। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ये कंडीशनें आप मुझे दे दोगे तो मैं ग्लेशियर बना दूंगा। मैं बनाने वाला कोई नहीं बनाएगा, विधाता मैं आपके दिल दिमाग में बना दूंगा। शिक्षक आपके दिल और दिमाग में छवि बनाता है, असल रूप में तो फिर ईश्वर ही बनाता है कि नहीं? लेकिन बचपन में एप और एप्पल किसने दिखाया था? शिक्षक ने। एप्पल भगवान ने बनाया, आपको दिखाया शिक्षक। उसी फॉर्म में मैंने कहा कि मैं बना दूंगा।
चलो बनाते हैं। कैसे बनेगा फॉर्मेशन? वेयर मोर स्नो पाइल्स अप ईच ईयर देन मेल्ट्स। ये वहां बन सकता है, इसकी फॉर्मेशन की स्टेज इसलिए एक्टिवेट होती है जहां पर मेल्टिंग से ज्यादा स्नो फॉल करती है, एक्युमुलेट करती है। पिघलती कम है, आती ज्यादा है। ओके, पहली कंडीशन तो ये है। स्नो बिगिंस टू कंप्रेस, इसकी वजह से होगा क्या? पिछली बार 20 किलो बर्फ पड़ी, 4 किलो पिघली, 16 भी बाकी है, 20 और बढ़ गई, कुल बर्फ हुई 36 किलो। तो जो पहले वाली 16 किलो थी वो नई 20 किलो के दबाव में बढ़कर, दबाव में आकर के, प्रेशर में आकर के उसका कॉम्पैक्शन होगा कि नहीं होगा? वो एकदम कम। और जब आप किसी चीज को कॉम्पैक्ट कर देते एकदम हाई, वो फाइनली ग्रेन्ड, फाइनली स्पेस्ड हो जाती है कि नहीं? वो उतना ही भयंकर सॉलिड बनती है कि नहीं बनती? ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो वो कॉम्पैक्ट होती चली जाएगी क्योंकि पिघल कम रही है, जुड़ ज्यादा रही है। ओके, सो वेयर मोर स्नो पाइल्स अप ईच ईयर देन मेल्ट्स, snow then the snow begins to compress and become denser and tightly packed। ये एक परिस्थिति अचीव हो गई हमको। क्या होने लग जाएगा? फर्निफिकेशन। क्या है ये प्रोसेस? फर्निफिकेशन, द प्रोसेस ऑफ स्नो कंपैक्टिंग इनटू ग्लेशियल फॉर्म्स। फॉर्म्स क्या है? डेंस ग्रेनी आइस। जो बर्फ पड़ रही थी वही लच्छे गोले वाली बर्फ, वो अब डेंस और ग्रेन्स वाली आइस में बदल जाएगी। डेंस एंड ग्रेनी आइस। ओके, ये हो गया फर्निफिकेशन। फर्निफिकेशन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी जब स्नो बिगिन टू कंप्रेस और बिकम डेंसर एंड टाइटली पैक्ड हो जाएगी, तो फर्निफिकेशन एक्टिवेट हो जाएगा। फर्निफिकेशन माने द प्रोसेस ऑफ स्नो कॉम्पैक्टिंग इनटू ग्लेशियल फॉर्म्स दैट इज डेंस एंड ग्रेनी आइस। इसके बाद की परिस्थिति नेक्स्ट स्टेज शुरू होती है व्हेन द आइस ग्रोज थिक इनफ लाइक द 50 मीटर और 160 फीट, द फर्म ग्रेन्स फ्यूज इनटू अ ह्यूज मास ऑफ सॉलिड आइस। जब अब फिर जितने आइस जो है वो थिक होने लग जाएगी तो फिर जो फर्न ग्रेन्स हैं वो मिल करके एक बड़ी बर्फ की सिल्ली बना देंगे, वो फ्यूज करके एक ह्यूज मास ऑफ सॉलिड आइस बना देंगे। वही तब से मैं आपको समझा रहा हूँ। अगला स्टेप, एंड द ग्लेशियर बिगिंस टू मूव। और आप अगली स्टेज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज, जैसे नदियां बहती हैं ऐसे ग्लेशियर चलते हैं, ऐसे ग्लेशियर भी मूव करते हैं। आई बात समझ में? एंड जब ह्यूज मास ऑफ सॉलिड आइस हो जाएगा तब क्या क्रिएट होगा? द प्रेशर, क्योंकि ग्लेशियर को एक वेट अचीव हो जाएगा। तो एक तो उसका खुद का वेट और दूसरा इम्पैक्ट ऑफ द ग्रेविटी। इम्पैक्ट ऑफ द ग्रेविटी, जिस चीज में वेट है उसे ग्रेविटी खींचेगी। वो ऐसे पर्वत पे टिका हुआ था, वो पर्वत पे टिका हुआ था, वो जल के किनारे था, या तो नीचाई खींचेगी या ढलान खींचेगी। प्रकृति तो ये है कि नीचे की ओर आना है। आई बात समझ में? और ऐसे में जब उसका वजन बढ़ जाएगा, सो when the ice grows thick enough, 160 feet के around, the firm grains fuse into a huge mass of solid ice then, and the glacier begins to move under its own weight। और आपको पता है कि different part of glaciers move at different speed। ग्लेशियर की जो अपर, मिडल और बेस है ये डिफरेंट स्पीड पे मूव करते हैं, और इन सब में से जो मिडल पार्ट होता है ग्लेशियर का, ये ग्राउंड वाले बेस पार्ट से ज्यादा फास्ट मूव करता है। जो मिडल पार्ट है ये ज्यादा मूव करता है क्योंकि ग्राउंड वाले पार्ट को नीचे लैंड से ज्यादा फ्रिक्शन मिल रही है। अपर, सबसे टॉप अपर पार्ट के ऊपर प्रेशर नहीं है और वो उतना कॉम्पैक्ट नहीं है। मिडल वाले को नीचे से ग्राउंड लेयर की अल्टीमेट स्मूथनिंग मिल रही है और अपर से प्रेशर मिल रहा है, तो ये दौड़ता है तेजी से। आई बात समझ में? इसलिए इसको रफ्तार मिलती है। लेकिन मैंने कहा कि ग्राउंड वाला नहीं दौड़ता, ग्राउंड वाला भी दौड़ता है। जब ग्राउंड वाला भी दौड़ता है तो जमीन को घिसड़ावपन देता है, घिसड़ता है। जैसे कि जेसीबी मशीन जब आपके मोहल्ले में कूड़ा घसीटने आती है, वैसे ग्लेशियर सारी चीजों को घसीटता है। तो क्या होता है, जेसीबी के मुंह के आगे भी कूड़ा जा रहा होता है, लेकिन कुछ कूड़ा दोनों साइडों से बिखर के जहां से जेसीबी गुजरी होती है उसके साइडों में भी लकीरें बना देता है। तो जो जेसीबी के बिल्कुल सामने जमा और जो जेसीबी के साइडों में जमा, यानी कि ग्लेशियर जेसीबी है, जो सामने जमा और जो साइडों में, इस डेब्रिस को मोरेन कहते हैं। जो बिल्कुल सामने जमा है वो टर्मिनल मोरेन है, और जो साइडों पे जमा हो गया ये लेटरल मोरेन है। ग्लेशियर के चले जाने के बाद, खत्म हो जाने के बाद देख के बता दोगे, साइंटिस्ट बता देंगे यहाँ से ग्लेशियर गुजरा था, यहाँ पे ग्लेशियर था कभी, क्योंकि लेटरल मोरेन और टर्मिनल मोरेन ये बता देता है कि ग्लेशियर निकला था। आई बात समझ में? ये मोरेन मत भूलना क्या था, अभी समझाऊंगा डिटेल में। इतनी कहानी समझ में आ गई? इसे समझे बिना समझना सही था उस खबर को? बात समझ में आती?
फिर तो खबर सिर्फ खबर थी। ओके चलो रुको मैं आगे का भी लिख दूँ। ग्लेशियर की जानकारी में आगे अगला तथ्य ये है, जोग्राफिकल लोकेशन अगर ग्लेशियर्स की देखें, 91% ग्लेशियर्स कहाँ पाए जाते हैं बेटा मनसीरत? हैं? मुझे लगा कैंट पे जलंधर 91% जो पाए जाते हैं वो अंटार्कटिका में पाए जाते हैं। ओके 91% ग्लेशियर कहाँ पाए जाते हैं प्रीति? एंटार्क्टिका। अच्छा एंटार्क्टिका। ओके चलो अंटार्कटिका में पाए जाते हैं। 8% जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? ग्रीनलैंड में। देखो 1% छोड़ दिया उन्होंने, वो इधर उधर बिखरा हुआ, जैसे हिमालय भी तो है और भी तो माउंटेन हैं, रॉकीज हैं, एंडीज हैं, मैंने बताया तो अल्पस हैं, और भी कई माउंटेन हैं उन पे पड़े जाते हैं। किलीमंजारो पे भी हैं, माउंट किलीमंजारो पर भी मिलते हैं, माउंट फ्यूजियामा पे भी मिलते हैं, इन पे मिल जाते हैं। तो ज्योग्राफिकल लोकेशन देखें तो अंटार्कटिका पे पाए जाते हैं 91%, 8% ग्रीनलैंड में। तो सबसे अधिक ग्लेशियर कहाँ है? अंटार्कटिका। और अगर इसको अगर हम देखें तो ये पूरे जो पूरा प्लेनेट है, जो पूरा वर्ल्ड है, उसके टोटल लैंड एरिया का ये 10%। पूरे प्लेनेट के टोटल लैंड एरिया का ये कितना परसेंट हुआ है? 10%। तो मतलब आप फिर उस हिसाब से हिसाब लगा लीजिए कि 10% पे ग्लेशियर है, कितना बचा करके रखना होगा और जीवन उसी पे टिका हुआ है। आई बात समझ में? सिग्निफिकेंस इसका क्या है? सबसे पहले तो रिजर्वायर के तौर पर काम करता है, जलाशय के तौर पर काम करता है। 3/4 पृथ्वी का मीठा पानी, 3/4 ऑफ द अर्थ फ्रेश वाटर इन्हीं से आता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 1/4 कहीं और से आता है, 3/4 इन्हीं से आता है। तो 75% मीठे पानी का स्रोत यही है, रिजर्वायर। कौन से रिजर्वायर? ग्लेशियर। तो ग्लेशियर इतना महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ग्लेशियर आइस, सेकंड लार्जेस्ट रिजर्वायर ऑफ वाटर इन द अर्थ है, मैंने बताया था। फिर तो ओशियन और सीज हैं, उनके बाद ये हैं, और लार्जेस्ट रिजर्वायर ऑफ फ्रेश वाटर इन द अर्थ के तौर पर रोल प्ले करते हैं। रिजर्वायर के तौर पर ये महत्वपूर्ण रोल इसलिए प्ले कर रहे हैं, ये आपको इरिगेशन के लिए वाटर देते हैं, ये आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए पानी मुहैया कराते हैं, ये आपको पीने के लिए जल प्रदान करते हैं। तो इनका कितना महत्व है? चाहे पानी पीने की बात होता है, बिजली उत्पन्न, पन बिजली जिसे हम कहते हैं, हाइड्रो पावर उत्पन्न करने की बात है, जो कि एक तरह की रिन्यूएबल एनर्जी है, जिसके लिए हम बहुत तेज़ी से प्लांट लगा भी रहे हैं। लगभग 62 के अराउंड प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट ऐसे हैं जो उत्तराखंड में ही लगने की बात है, जिसमें से अगर आप देखें तो 2013 जून की उस केदारनाथ की घटना के बाद चोपड़ा कमेटी बनाई गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उस कमेटी के द्वारा भी रिकमेंडेशन दी गई थी कि लगभग 23 प्लांट ऐसे हैं जिन्हें अभी के अभी बंद करना पड़ेगा, लेकिन सरकार कंटिन्यूअस है, अभी भी उसे बंद नहीं हो पाए। इस कहानी पर भी हमें चर्चा करनी है, इसकी वजह से भी देखना है कि क्या तपोवन और ऋषिगंगा प्रोजेक्ट वहाँ पर जो लग रहा था, जिसके विषय में कि ये कहा गया था कमेटी के द्वारा कि अगर 2000 से ज़्यादा गहराई है किसी घाटी की, 2000 मीटर से ज़्यादा गहराई है किसी घाटी की, उसके आसपास वाले पर्वतों की जो दीवार है उसके कंपैरेटिवली 2000 या उससे अधिक गहराई है, तो फिर आप वहाँ पर इस तरह का कोई भी प्लांट ना लगाएं। तो ये देखना होगा कि यहाँ पर तो नंदा देवी के पर्वत 7800 मीटर तक जाते थे, तो गहराई कितनी बनती थी, और उस हिसाब से अगर हम देखें तो प्लांट वहाँ पर होने चाहिए थे कि नहीं होने चाहिए थे, ये भी एक क्वेश्चन बनता है, उस पर हम आएंगे। तो इस तरह से महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। एक तरफ हमने पेरिस क्लाइमेट में प्लेज किया हुआ है कि हम प्रयास करेंगे कि हम ग्लोबल जो टेम्परेचर है उसे रिड्यूस करेंगे, और 2050 तक हम 2050 के समय तक आते आते हम जो ग्लोबल वार्मिंग का मेनेस है इसको कंट्रोल कर जाएंगे। और उसी के प्रतिबद्धता की वजह से हमें फिर रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करना है, जिसमें पवन चक्कियाँ लग रही हैं, सोलर प्लांट लग रहे हैं, और पनबिजली एक इंपॉर्टेंट रोल है। हाइड्रो पावर, तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तेज़ी से लग रहे हैं, जिसमें कि माइक्रो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाने की बात हो रही है, माइनर प्रोजेक्ट जिन्हें हम कहते हैं, उस पर भी इन्वायरमेंटलिस्ट कहते हैं कि उसका भी रिवर के जो फ्लो है उस पर असर होता है, उस पर भी बात करेंगे। तो डेवलपमेंट भी करनी है, इकोसिस्टम को भी मेंटेन करना है, ये भी एक क्वेश्चन है कि डेवलपमेंट एंड इकोसिस्टम को साथ साथ कैसे लेकर के चला जाए। अगला है नदियों को पानी देने, फीडिंग द रिवर्स। देखिए ये पेरेनियल सोर्स ऑफ वाटर होते हैं फॉर द रिवर्स, इसलिए नॉर्थ इंडिया की रिवर्स को जो हिमालय से आती हैं उन्हें पेरेनियल रिवर कहा जाता है, लेकिन जो पेनिनसुलर रिवर हैं, जो साउथ से आने वाली नदियाँ हैं, वो सीजनल रिवर्स के तौर पर जानी जाती हैं, वो वर्षा से बनती हैं, ये बर्फ़ से आती हैं। अगर आप हिमालय की बात करें तो वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लेशियर गंगोत्री ग्लेशियर्स गंगा को जन्म देता है, और आपको पता है गंगा पर कितनी बड़ी आबादी टिकी हुई है, तो ये ग्लेशियर से मेल्ट होकर के वो सारा पानी आता है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। इक्वेटिक लाइफ के तौर पर अगर हम बात करें तो इक्वेटिक लाइफ के लिए जल का टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लेशियर की वजह से टेम्परेचर मेंटेन होता है रिवर का, स्ट्रीम का, और वो टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है इक्वेटिक लाइफ के लिए। खास तरह के इक्वेटिक इंसेक्ट्स हैं
जो इतने सेंसिटिव हैं टेम्परेचर को लेकर के, अगर टेम्परेचर थोड़ा भी जल का बढ़ जाए तो वो सर्वाइव नहीं कर पाते। इससे आपको पता लगता होगा कि ग्लेशियर्स का क्या महत्व है टेम्परेचर रेगुलेट करने में। टेम्परेचर अगर बिगड़ा तो एक्वेटिक लाइफ बिगड़ेगी, क्योंकि आप उस नदी का, उस स्ट्रीम का जो टेम्परेचर उसे बिगाड़ रहे हैं, जहाँ पर रह रहे हैं, जो नदी घरौंदा है उन इंसेक्ट्स का एक्वेटिक लाइफ का, यानी कि वो हैबिटेट है, तो यू आर अल्टीमेटली एडवर्सली अफेक्टिंग द स्ट्रीम हैबिटेट। तो आप परेशान कर रहे हैं उन जीव जंतुओं को। अगर ग्लोबल वार्मिंग के माध्यम से इतनी तेजी से ग्लेशियर पिघलेंगे तो नदी का जो जलस्तर है वो तो बढ़ ही रहा है, नुकसान कर रहा है। समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है, वो भी नुकसान कर रहा है। सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि आप टेम्परेचर अल्टरेशन कर रहे हैं, ये प्रॉब्लमेटिक एस्पेक्ट है। तो मैंने लिखा है कि चेंजेस इन द टेम्परेचर, दैट इज द चेंजेस इन द स्ट्रीम हैबिटेट आर एडवर्सली अफेक्टिंग द नेटिव ट्राउट फिश। ट्राउट फिश मिलती है, हिमाचल चले जाएं, वहाँ पर बरौट का इलाका है, वहाँ पर नदी बहेगी, आपको ट्राउट की मछली वहाँ पर मिलेगी। उहल नदी है, ट्राउट पकड़ पकड़ के लोग वहाँ बनाते हैं। तो ट्राउट फिश नेटिव फिश है, तो ट्राउट है। उसके बाद सैल्मन है, सैल्मन मछलियाँ उनकी स्पीसीज, ये टेम्परेचर सेंसिटिव होती हैं, और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से हो ये रहा है कि इनकी नंबरिंग जो है वो रिड्यूस होती जा रही है नदी के अंदर। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि ये उस एरिया को छोड़ करके आगे भाग जाती हैं, कहीं और चली जाती है। आई बात समझ में? जनता के लिए ये कितना महत्वपूर्ण है, लोगों के लिए। इससे टिल क्रिएट होता है। ग्लेशियर जब मूव करता है तो जो ज़मीन पैदा करता है, जो भूमि पैदा करता है, जो एक तरह से मिट्टी पैदा करता है, उसे टिल कहते हैं। अभी इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे जब लैंडफॉर्म्स की बात करेंगे। वो जो टिल ये क्रिएट करता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये फर्टाइल सॉइल होती है एक तरह से फसलें उगाने के लिए। तो ग्लेशियर एक उपजाऊ मिट्टी को भी जन्म देने का काम करता है, जिसे टिल के रूप में आप जानते हैं। खेती बाड़ी के लिए ये उपयोगी क्षेत्र होता है, ये दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम क्लासिफिकेशन की तरह जाएँ तो ये दो तरह से क्लासीफाई किया जा सकता है। एक इसके आकार के आधार पर, यानी कि साइज़ के आधार पर। दूसरा थर्मल रिजिम, यानी कि तापमान के आधार पर, ये किन क्षेत्रों में पाया जाता है, किस तरह के टेम्परेचर रिजिम में पाया जाता है। आकार के हिसाब से देखें तो इसके कई नाम होते हैं, जिसे आप आइस शीट कहते हैं, आइस कैप कहते हैं, वैली ग्लेशियर कहते हैं, सर्क ग्लेशियर कहते हैं, यानी कि एम्फी थिएटर वाले ग्लेशियर। इसके अलावा थर्मल रिजिम के अकॉर्डिंग जाए तो ये पोलर भी होते हैं, टेम्परेट भी होते हैं। चलिए इनको समझने के प्रयास करते हैं। अगर आइस कैप के हिसाब से बात करें तो ये आपको जो मेजॉरली दिखते हैं जब आप सैटेलाइट इमेजेस देखते हैं, या जब आप ड्रोन की इमेजेस या कोई भी देखते हैं, तो जो डोम शेप्ड होते हैं, जो डोम की तरह दिखते हैं, आपको इसी तरह से दिखते हैं ना, कि डोम की तरह ग्लेशियर बना हुआ है और कई डायरेक्शंस में फैला हुआ है। तो जो आइस कैप है ना, ऊपर से ढक्कन लगा हुआ है ना, कैप मैंने ढक्कन लगा हुआ है। यही आइस कैप जब बहुत बढ़ जाएंगे, एक माउंटेन स्लोप से एक वैली से अगली माउंटेन स्लोप, फिर पूरा माउंटेन कवर करते हुए आइस शीट बन जाएगा। कई बार इतना बड़ा हो जाता है पूरे कॉन्टिनेंट को कवर कर लेता है, कॉन्टिनेंटल शीट हो जाता है। तो कैप ही होगा, आगे बढ़ जाएगा, एक्सटेंडेड वर्जन होगा तो आइस शीट हो जाएगा। जैसे अंटार्कटिका का ग्लेशियर वो कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर है, यानी कि वो आइस शीट्स हैं। जैसे ग्रीनलैंड के भी हैं, कॉन्टिनेंटल के तौर पर जाने जाते हैं। तो आइस कैप क्या है? डोम शेप्ड ग्लेशियर है। डोम शेप्ड ग्लेशियर मास फ्लोइंग इन ऑल डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में मास फ्लो कर रहा है, यानी कि इसकी जो टंग होती है, ग्लेशियर का जो ओरिजिन एरिया है, उससे आगे उसकी टंग कई 100 किलोमीटर तक फैल सकती है। और उस टंग का आगे जो स्नाउट होता है, वो स्नाउट ही होता है जो एडवांस करता है और रिट्रीट करता है। ग्लेशियर की टंग निकलती है, कई किलोमीटर तक जाती है, कई 100 किलोमीटर तक जाती है। उसका जो स्नाउट निकलता है आगे, वही एडवांस भी करता है, वही रिट्रीट करता है, वहीं पर लेक बनती है, वहीं पर लेक बनती है। आई बात समझ में? तो इस तरह से कई डायरेक्शन में ये डोम शेप, इस तरह से इन्वर्टेड लोटस की तरह ये कई डायरेक्शन में फैला रहता है। ओके, तो इसका मास कई डायरेक्शन में फ्लो करता है। जैसे कि इस समय में कनाडा की अगर हम बात करें तो कैनेडियन आर्कटिक रीजन में एलेज़मर आइलैंड, ओके, एलेज़मर आइलैंड, कैनेडियन अंटार्कटिका, कैनेडियन आर्कटिक। ओके, तो ये क्वेश्चन अब आप कहेंगे कि सर यही आइलैंड क्यों पूछा गया? तो वहाँ पर बहुत मशहूर आइस कैप्स पाई जाती हैं, ग्लेशियर इन द फॉर्म ऑफ आइस कैप्स वहाँ पर अवेलेबल है एलेज़मर आइलैंड में। ओके, इसके अलावा अगर बात करें तो वैली ग्लेशियर जो आपने नंदा देवी में देखा, वैली ग्लेशियर जो हिमालय में होता है, मोस्टली वैली ग्लेशियर होता है। इसे हम अल्पाइन भी कहते हैं, क्योंकि पर्वतों से जुड़ी हुई किसी भी गतिविधि को अल्पाइन एक्टिविटी कहते हैं। जैसे फॉरेस्ट भी है तो अल्पाइन फॉरेस्ट कहलाएंगे। तो ये अल्पाइन ग्लेशियर्स हैं या फिर माउंटेन ग्लेशियर्स हैं। ये फॉर्म ऑन द माउंटेन साइड्स, ये माउंटेन की साइड्स पे बनते हैं एंड मूव थ्रू द वैली, और वैली के थ्रू मूव करते हैं। जो पर्वतों की ढलानें हैं उन पर बनते हैं और फिर घाटियों के वाया ये चलते हैं आगे की ओर। अब पर्वत की ढलान के विपरीत तो नहीं चल सकते ना, किसी ना किसी घाटी में ही चलेंगे, और घाटी में चलते हुए आ गया ना आपके पास, तो आपने देखा कितनी समस्या उत्पन्न कर दी। ये इसकी खासियत होती है। वैली, इसलिए इसे वैली ग्लेशियर कहते हैं, क्योंकि ये चलता वैली में, ये चलता घाटी में। ओके, और देखिए इधर माउंटेन का क्या है कि माउंटेन का सिस्टम, ये देखिए रिज है और इधर भी ये रिज है, तो यहाँ पर बर्फ गिरेगी, कॉम्पैक्ट होती जाएगी, तो इस तरह से ग्लेशियर बन जाएगा। इधर से भी ग्लेशियर बन जाएगा। आपने देखा
तो ये दो ग्लेशियर जहाँ जुड़ रहे हैं सेंटर से ऐसे फ्लो करने लग जाता है फिर। तो ये जो वैली बन रही है ये ग्लेशियर दोनों जुड़ करके आ करके इस तरह से ऐसे फ्लो करने लग जाते हैं, तो वैली में फ्लो करते हैं, इसलिए इनको वैली ग्लेशियर कहते हैं। इसके बाद आता है आइस शीट। मैंने अभी बताया आइस कैप मैंने डोम और आइस शीट मैंने ब्रॉड डोम्स। ब्रॉड डोम्स एंड स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन, सब कुछ कवर कर लेते हैं। माउंटेन स्लोप, वैली, अनदर माउंटेन, देन द होल रीजन ऑल्सो, काफ़ी एक्सटेंसिव हो जाते हैं। जैसे कि कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर मैंने बताया अंटार्कटिका और आइलैंड ऑफ ग्रीनलैंड में ये कॉन्टिनेंटल साइज के डोम, इतने बड़े बड़े डोम, तो वो आइस शीट्स हैं। सर्क ग्लेशियर्स क्या होते हैं, जैसे ग्लेशियर जो बह रहा है, ग्लेशियर माउंटेन की स्लोप पर बह रहा है, अपने साथ कई तरह का मटेरियल लेकर के जा रहा है, नीचे कंकड़ पत्थर भी चल रहे हैं साथ साथ, बोल्डर, कॉबल, पेबल, वो एट्रीशन कर रहे हैं, जमीन को काटने का काम कर रहे हैं। जमीन को काटने का काम कर रहे हैं तो जो माउंटेन स्लोप है, कई बार ये जो माउंटेन स्लोप इस तरह से आ रही है, ये माउंटेन स्लोप में यहाँ पर खड्डा बन जाएगा, ये माउंटेन स्लोप में इस तरह से खड्डा बन जाएगा, एक सर्क क्रिएट हो गया, इसमें फिर जमना शुरू हो जाएगा जो ग्लेशियर रीजन। बाकी सारा रीजन मान लीजिए पिघल पुगल गया, यहाँ पर जो जम करके सेटल हो गया वो सर्क ग्लेशियर हो गया, एम्फीथिएटर। और यही बाद में जाकर के जब यहाँ से ग्लेशियर रिट्रीट कर जाता है सर्क लेक्स बन जाती हैं। ऐसी कई सर्क लेक आपको पाई जाएंगी माउंटेन स्लोप्स पर। ओके, तो माउंटेन स्लोप्स के कुछ क्षेत्र का कट जाने की वजह से ये ग्लेशियर ही कई बार इसे काटता है, या पहले के ग्लेशियरों के द्वारा कटा हुआ है तो वहाँ पर ग्लेशियर जम गया है और फिर वो जब रिट्रीट करके तो वहाँ पानी रह गया है। ऐसे सर्क लेक्स भी हाई पाई जाती हैं और पानी जम जाता है इन सारे प्रक्रिया को, इसे एम्फीथिएटर भी कहते हैं। ओके, तो मैंने बताया सर्क ग्लेशियर मैंने शॉर्ट होती हैं, छोटी होती है, वाइड होती है। शॉर्ट बट द वाइड, ओके, शॉर्ट एंड वाइड कन्फाइंड टू सर्क्स, दैट इज एम्फीथिएटर। ये सर्क में ही होती है। इतनी बात समझ में आई? तो ये इसकी सारी कहानी थी जो मैंने अभी तक लिखी है। अब हम इसके ज्योग्राफिकल फॉर्मेशन, ये कैसे कैसी, और भी मैंने अच्छा और भी लिखा हुआ है, चलो थर्मल रिजिम के हिसाब से, साइज के हिसाब से बता दिया बेटा। कौन कौन से बताइए, याद कराओगी? आइस कैप, वैली, आइस शीट और सर्क। बोलो सर्क, सिरका जो डालते हैं खाने पीने में, वही सर्क। अगला थर्मल। थर्मल में मैंने क्या बताया था, दो, पोलर और टेम्परेट। पोलर जिसमें किसी हिसाब से भी टेम्परेचर 0 से फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर नहीं जाएगा, और टेम्परेट जिसमें चला जाए। ओके, तो पोलर में भी सब पोलर है। सब पोलर, पोलर समझाता हूँ। पोलर वहाँ पर क्या लिखा है कि सब समय में वो जो ग्लेशियर है उसका टेम्परेचर बिलो द फ्रीजिंग टेम्परेचर रहेगा थ्रू आउट इट्स मास। उसका जितना मास है ऊपर से लोअर लेयर तक, ऊपर से लोअर लेयर तक, थ्रू आउट इट्स मास, उसका जो ग्लेशियर का टेम्परेचर है वो सारा साल, एंटायर ईयर फ्रीजिंग टेम्परेचर से बिलो रहता है। वो पोलर, वो वाला पोलर ग्लेशियर, वो वाला पोलर ग्लेशियर। ओके, सो उस ग्लेशियर का टेम्परेचर जो है बिलो द फ्रीजिंग टेम्परेचर है थ्रू आउट इट्स मास फॉर द एंटायर ईयर, दैट ग्लेशियर इज अ पोलर ग्लेशियर। क्योंकि ये घटना होती पोलर में ही है, ये घटनाक्रम पोलर में ही घटित होगा मेजॉरली। ओके, इसके बाद सब पोलर भी है। सब हो गया मैंने, टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ गया, यहाँ सब वर्ड आ जा बढ़ जाता है। सब पोलर में क्या हो रहा है कि बाकी सारा मास वैसा ही है, बाकी सारी लेयर वैसी है, लेकिन जो टॉप मोस्ट लेयर है समर सीजन में वो थोड़ी सी मेल्ट हो जाती है। वही लिखा है सरफेस मेल्टिंग इन द समर। तो सरफेस है क्योंकि ग्लेशियर का बेस अलग है, सरफेस वो है जिसपे अपन खड़े हैं, जिसपे अपन स्कीइंग कर रहे हैं ना ऐसे ऐसे करके, वो उसका सरफेस है। ओके, और यहाँ चले जाओ हिमाचल के नारकंडा में, वहाँ जा करके सर्दियों के दिनों में स्कीइंग कर सकते हो, वहाँ पे स्कीइंग साइट बनी हुई है। ओके, बाद में वो सब गायब हो जाता है। लेकिन जो परमानेंट ग्लेशियर रहते हैं, जैसे कि जब आप जाते हैं यूरोप में, वहाँ पर मिलते हैं, वहाँ पर सारे साल ही करते रहते हैं, तो वो सरफेस पे ही करते रहते हैं। ओके, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि सरफेस मेल्टिंग इन द समर। ये तो फिर सब पोलर हो गया। रेस्ट सारा मास जो है वो इंटैक्ट है, सरफेस जो है वो मेल्ट कर जाता है हल्का हल्का। ओके, टेम्परेट ग्लेशियर कौन से होते हैं? ये कहाँ पर रहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट पर रहते हैं, एसेंशियली एट द मेल्टिंग पॉइंट। ये कहाँ पर खड़े रहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट पर खड़े रहते हैं एसेंशियली, और इसी की वजह से इनमें आइस के साथ साथ पानी भी एग्जिस्ट करता है। सो लिक्विड वाटर को एग्जिस्ट विद ग्लेशियर आइस। ओके, ये टेम्परेट में मेजॉरली हिमालय रीजन, हिमालयन रीजन में कौन से पाए जा रहे हैं? टेम्परेट ग्लेशियर्स। तो काफ़ी ज़्यादा लेक्स मिल जाएंगी आपको, ग्लेशियर लेक्स। टेम्परेट रीजन की बात कर लीजिए, सेंट्रल एशिया की बात कर लीजिए, कुछ कुछ क्षेत्रों की, उसके इंडिया की बात कर लीजिए। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये कहाँ पाए जाते हैं सारे टेम्परेट वाले? ये सारे ही कॉन्टिनेंट पे हैं एक्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में कोई ग्लेशियर नहीं होता, ऑस्ट्रेलिया में कोई ग्लेशियर नहीं होता, ना तो साइज वाले ना तो थर्मल रिजिम वाले। साइज वाले, अब जब ग्लेशियर ही नहीं तो साइज किधर से होगा?
थर्मल रिजिम वाले देखें तो पोलर वाले तो पोलर मैंने बता दिया, अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड और आर्कटिक, अंटार्कटिका आर्कटिक ग्रीनलैंड। लेकिन टेम्परेट वाले किधर है? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, न्यूजीलैंड, लेकिन एशिया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में नहीं। याद रखना, अगर कोई पूछ ले कि बेटा बड़ा जबरदस्त ग्लेशियर देख के आए ऑस्ट्रेलिया में, समझ लेना कहीं और ही गया था। बात समझ में आई? ओके, ऐसा कह देते हैं, कुछ दीवानगी कर देते हैं कुछ लोग, लेकिन न्यूजीलैंड में तो है। किसने कहा नहीं है? कौन भूल गया वो उस मूवी को, द हीरो, सनी देओल का लास्ट सीन, जहाँ पर वो अमरीश पुरी रेडियम लेके भाग रहा है और सनी देओल भी, और एक बर्फ पे टकरा के इस ट्यूब में से रेडियम निकल गया है, वो न्यूजीलैंड का ही तो सारा शूट है। आई बात समझ में? तो वहाँ तो ग्लेशियर होते हैं। जानती हो क्यों होते हैं? नीचे की ओर जा रहा है, साउथ की तरफ, या साउथ मतलब कि अंटार्कटिका की तरफ। तो जितना चीजें चले जाए, पोलर रीजन के पास जा रहा है ना, इसलिए वहाँ बर्फ जम जाती है। तुम लोग को ज्यादा पता रहता है, तुम लोग घूमते रहते हो काफी इधर उधर, हम तो यहीं से किताबों पे पढ़ते हैं, मैप पे। ओके, अगर ज्योग्राफिकल फॉर्मेशन देखते हैं इनकी ग्लेशियर की, फिर ग्लेशियर सारा हो जाएगा तो फिर खबर तो फिर समझ ही आ जाएगी, क्योंकि ज्योग्राफिकल फॉर्मेशन के बाद सारी गेम समझ में आ जाएगी। ओके, समझिए, देखिए लैंडफॉर्म्स आपके सामने अलग अलग तरह के निकल के आते हैं ग्लेशियर के। दो तरह के लैंडफॉर्म्स हैं, इरोजनल एंड डेपोजिशनल। डेपोजिशनल और इरोजनल, ये समझ आ जाएगा तो बहुत सारे कंसेप्ट आगे आने वाली खबर के समझ आ जाएंगे। इरोजनल लैंडफॉर्म्स में तीन तरह के लैंडफॉर्म्स बनते हैं। एक तो ग्लेशियल वैली बनती है, दूसरा फायॉर्ड्स बनते हैं, या जिसे हम फजॉर्ड्स भी कहते हैं, या सक्स बनते हैं। सबसे पहला जो बनता है वो है ग्लेशियल वैली, दैट इज द ट्रफ्स। ये क्या है? देखिए, ग्लेशियर मूव कर रहा है, तो जैसे रिवर मूव करती है तो रिवर की वैली होती है, तो ग्लेशियर मूव करता है तो ग्लेशियर की भी तो अपनी वैली होगी। क्लियर सी बात है। तो ग्लेशियल वैली या ट्रफ किसे कहते हैं? ये एक ट्रफ लाइक या यू शेप्ड फॉर्म है। यू शेप्ड का मतलब, इसको यू बिल्कुल यू ना बनाए, इसको ऐसे समझ लें, ये यू बनाना, तो यहाँ पर ये क्या नजर आ रही है? वेरी स्टीप नजर आ रही है ना। आई बात समझ में? क्योंकि यू बन रहा, अगर ये इस तरह से वी बन रहा होता तो अलग कंसेप्ट होता, बट ये यू बन रहा है। ओके, तो वो कह रहे हैं कि ग्लेशियल वैली या ट्रफ जो है वो ट्रफ लाइक या यू शेप्ड ब्रॉड फ्लोर्स होते हैं विद स्मूथ एंड स्टीप साइड्स। ग्लेशियल वैली उसे कहते हैं, ये यू शेप्ड होती है, ठीक है, और जो इसका ये ब्रॉड फ्लोर है, फ्लोर क्या है? ब्रॉड है, ब्रॉड है, और जो साइड्स है वो क्या है? स्मूथ है एंड स्टीप है। स्मूथ है, उतनी ज़्यादा रगड़ नहीं है, एंड वेरी स्टीप, तो ग्रेडियंट काफ़ी ज़्यादा होता है, इसे ग्लेशियल वैली कहते हैं। इसमें क्या पड़ा रहता है? क्योंकि यहीं से तो फ्लो कर रहा है ग्लेशियर, तो इसमें क्या पड़ा रहता है? बिखरा हुआ सा, जैसे पेड़ों के पत्ते टूट करके बिखरे रहते हैं, जो सॉर्टेड नहीं है, अनअसॉर्टेड है एक तरह के, तो इसलिए यहाँ पर क्या पड़ा रहता है? डेब्रिस पड़ा रहता है इन लिटर्ड वर्जन। जैसे लिटरिंग की हो, किसी ने खा पी करके लिफाफे पैकेट गिराए रहते हैं ना इधर उधर, हम कहते हैं ना कितना लिटर क्रिएट कर रखा है, दैट इज अ लिटर्ड डेब्रिस यहाँ पर पड़ा रहेगा अनऑर्गेनाइज्ड मैनर में, क्योंकि ये तो फ्लो ही कर रहा है, तो काट ही रहा है चीज़ों को, अभी उतनी सॉर्टिंग नहीं होगी। तो यहाँ पर आपको इन ग्लेशियल वैलीज में लिटर्ड डेब्रिस कई बार मिलता है, जिसको आप क्या कह देते हैं? मोरेन्स विद स्वैम्पी अपीयरेंस, जैसे स्वैम्प से क्रिएट हुए होते हैं। ओके, कोई स्ट्रेटिफिकेशन नहीं होती है, कोई सॉर्टिंग नहीं होती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है, इट इज़ मोर ओवर लाइक द स्वैम्प्स। और है क्या? मैंने आपको पहले ही बताया कि जो डेब्रिस क्रिएट किया जाता है ग्लेशियर के द्वारा, उसे मोरेन्स कहते हैं हम। तो इसलिए इन ग्लेशियल वैलीज में, यानी कि इन ट्रफ्स की खासियत है, ये यू शेप्ड होती हैं, इनका जो फ्लोर होता है वो ब्रॉड होता है, इनकी जो साइड्स होती हैं वो स्मूथ एंड स्टीप होती हैं, इनमें डेब्रिस लिटर वर्जन में पड़ा रहता है, जिससे कि आप एक तरह का मोरेन कहते हैं ग्लेशियल डेब्रिस को। तो मोरेन यहाँ पर जो पड़ा रहता है वो एक तरह से स्वैम्पी अपीयरेंस आपको देता है। ओके, ये चीज़ आगे जा करके बदल जाती है, वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। इसके अलावा जो हायर लैटिट्यूड्स में चले जाते हैं तो वहाँ पर तो आर्कटिक ओशियन ही है, या फिर अटलांटिक ओशियन जो है वो ऊपर की ओर जा रहा है ऐसे शेप में, तो वो जा करके ग्रीनलैंड को भी टच करता है, वो जा करके और भी ऐसे एरियाज़ को, कनाडा के ऐसे एरियाज़ को टच करता है जहाँ पर हमेशा से ही ये बने रहते हैं पोलर आइस कैप्स। तो वहाँ पर आपको ये फायॉर्ड्स जैसी आकृतियाँ दिखती हैं। इसमें क्या होता है? वेरी डीप ग्लेशियल ट्रफ्स बने हुए थे, ये बने हुए थे, ठीक है। अब वहाँ पर क्या कर गया? समुद्र का पानी भर गया,
वहाँ पर क्या कर गया, तो ये ग्लेशियर है, ये ग्लेशियर है समझ लीजिए। तो ये ग्लेशियर का ट्रफ है पूरा का पूरा, ग्लेशियर वैली जिसको हम कहते हैं। तो मान लीजिए कि धीरे धीरे ग्लेशियर वहाँ से रिट्रीट कर गया, तो समुद्र का पानी आ करके वहाँ पर भर गया, है ना। तो समुद्र का पानी यहाँ पर भर गया, तो जो उसके आगे वाली साइड है ये फयार्ड की तरह नज़र आनी शुरू हो जाएगी, शोर लाइन की तरह। तो ये एक तरह की शोर लाइन बन जाएगी, और जो उसका वैली फ्लोर था वहाँ पर समुद्र का पानी भर जाएगा। तो जब आप लैंड से देखेंगे तो आपको लैंड से दिखने पर शोर लाइन आगे दिखेगी, एक्सटेंडेड फयार्ड दिखेगा। आई बात समझ में, इन्हें फयार्ड्स कहते हैं, उनके अंदर पानी आ जाता है। एक्चुअली में वो एक तरह से ग्लेशियल वैली ही थी जिसको भर दिया गया, तो इसलिए उन्हें फयार्ड्स कह देते हैं। तो फयार्ड्स वेरी डीप ग्लेशियल ट्रफ्स filled with the sea water in the higher latitudes and making up the shorelines। तो ये एक तरह से शोर लाइन क्रिएट कर देते हैं। ओके, इसके बाद आ जाते हैं सर्क। मैंने अभी आपको सर्क समझाए। मोस्टली जब ग्लेशियर मैंने आपको बताया फ्लो करता है, तो जो ग्लेशियर का जो हेड रहता है आगे, वहाँ पर खड्डा बना दिया जाता है मान लीजिए, तो वहाँ पर ये क्रिएट हो जाते हैं। तो इनकी जो फ्रंट साइड रहेगी, जैसे कि आप आगे की ओर बढ़ रहे हैं, तो अगर जेसीबी मशीन से भी आप आगे की ओर मटेरियल ले जा रहे हैं, तो जो आगे की ओर कटाई करेंगे तो सामने वाली जो दीवार बनेगी, जो सामने का मलबा बनेगा, वो स्टीप बनेगा, हाई बनेगा, है कि नहीं, और साइड में भी स्टीप हो जाएगा। तो फ्रंट और साइड से इसकी स्टीप रहती है एज कम्पेयर टू जो इसकी वो साइड होती है जिधर से ये आ रहा होता है। जो इसका हेड वाली साइड है वो स्टीप रहती है, साइड भी स्टीप रहती है, इसलिए तो पानी फिर ट्रैप हो जाता है ना उसमें, इसलिए तो ये ऐसी पाई जाती है ना, ऐसी इस तरह से। सो सर्क्स होती है। तो वो यही कह रहा है कि फाउंड एट द हेड्स ऑफ द ग्लेशियर वैलीज, ग्लेशियर वैलीज के हेड्स पर ये पाई जाती हैं। ओके, और ये डीप होती हैं, शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों ही पाई जाती हैं, एंड वाइड ट्रफ्स होती है। तो डीप होती हैं क्योंकि ऐसे बनेगी तो डीप ही है। काफ़ी ज़्यादा केसेस में शॉर्ट ही होती है, कई बार लॉन्ग भी होती है, और वाइड होती है क्योंकि ग्लेशियर का आकार कितना होता है, तो ग्लेशियर का आकार इतना, तो वाइड तो होगी, बट क्योंकि ग्लेशियर के हेड पर फॉर्म हो रही है, इसकी वजह से इसको एक उसके आगे फिर पानी अब जमा होना शुरू हो गया। एक टाइम पे जब पानी वो ग्लेशियर रिट्रीट करना शुरू कर देगा, तो ये लंबी बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी, लंबी बहुत ज़्यादा ये नहीं चली जाएगी, क्योंकि ग्लेशियर के माउथ पे तो बन रही है, ग्लेशियर ही तो इसे बनाने का काम कर रहा है। आई बात समझ में, तो इसलिए उतनी लंबी नहीं जाएगी। लेकिन ग्लेशियर वाइड कितना है, तो वो वाइड तो उतना रहेगा, क्योंकि इतना सा भी डिस्टेंस ग्लेशियर ने तय किया है, तो किया तो उसके पूरे कॉलम ने है ना, तो फिर वाइड तो वो उतना ही रहेगा, लेकिन लेंथ जो है वो इतनी सी रहेगी, है ना। जेसीबी ने अगर कोई चीज़ को खड्डा किया है, तो खड्डा तो उसने अपने माउथ जितना ही किया होगा, लेकिन चौड़ा कितने फुट कर दिया होगा, जितनी फुट वो चौड़ी है कि नहीं। तो इस वजह से वो ये फाउंड एट द हेड्स ऑफ द ग्लेशियर वैलीज ऑफनली, ज़्यादातर, एंड डीप है, शॉर्ट या लॉन्ग जो भी है, एंड वाइड ट्रफ्स होते हैं इसके, वेरी स्टीप कनकेव टू द वर्टिकली ड्रॉपिंग, कनकेव शेप में या बिल्कुल वर्टिकली ड्रॉपिंग इसकी हाई वॉल्स होती हैं एट द हेड एंड द साइड्स। ओके, हेड फ्रंट साइड पे, और जो साइड्स हैं ये बहुत ही स्टीप कनकेव शेप या एकदम वर्टिकली ड्रॉपिंग अपेयर लेंस लेगी, जैसे कोई चीज़ गिर रही है ऊपर से एकदम स्टीप। आई बात समझ में, जैसे वो बर्फ़ जम जाता है, जैसे कई जगहों पर आप देखते हैं पानी टपटपा रहा है, वो एक पॉइंट पर बर्फ़ की तरह ही जम गया, तो ऐसे लगता है कोई बहुत ही स्टीप चीज़ है, वर्टिकली ड्रॉपिंग आस्पेक्ट है। आई बात समझ में, और शेप तो कनकेव रहता ही है, सर्क्स की शेप तो कनकेव ही रहती है, आपने देखा ही है। ओके, सो वेरी स्टीप फ्रंट यानी कि हेड एंड द साइड वॉल्स होती हैं इसकी, ये इसका एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। ओके, अब इसमें लेक बनी हुई है, तो यहीं पर अगर ग्लेशियर रिट्रीट कर जाता है तो सर्क लेक्स बन जाती हैं, जिन्हें हम तर्न या तार्न लेक्स भी कहते हैं। तो हिमालय में जाएंगे, बहुत से क्षेत्रों का नाम तर्न से आएगा, तर्न, तो वह समझ लेना सर्क लेक की बात हो रही है। ओके, सो तर्न लेक कहाँ होती हैं, तर्न लेक क्या होती हैं, ग्लेशियर से बनी हुई लेक्स होती हैं, सर्क लेक्स को एक तरह से तर्न लेक्स कहा जाता है। इसके बाद आते हैं हॉर्न्स एंड सेरेटेड, हॉर्न फॉर्म्स या हॉर्न्स एंड सेरेटेड। ये क्या होता है, ये रिजेस होती हैं इन द फॉर्म ऑफ हॉर्न्स फॉर्म थ्रू द हेडवर्ड इरोजन ऑफ द सर्क वॉल्स। अब जो सर्क वॉल बनी थी, मान लीजिए उस लेक से जो रिवर निकल रही है या कोई स्ट्रीम निकल रही है, उसने अब उस वॉल को काट दिया है। तो जब वॉल को काट दिया है, एक पूरी वॉल थी, उसको बीच में से काट दिया, तो दो हॉर्न बन जाएंगे ना, 1 और 2 सींग बन जाएंगे दो, तो इस तरह से हॉर्न बन जाते हैं। मान लीजिए 1 2 3 4 5 सर्क्स हैं इस तरह से, और वो सारी की सारी सर्क्स जो हैं वो ऑल डायरेक्शंस में, पानी जो है या ग्लेशियर जो है
वो इन ऑल डायरेक्शंस वॉल्स को काट रहे हैं हर डायरेक्शन में, तब तक कि जब तक कि वो सारे सर्क आपस में मिलके एक लार्ज लेक ना बन जाए। तो जब ये ऐसा कर लेंगे तो आपको कई सारे हॉर्न्स मिलेंगे, उसे हॉर्न फॉर्म्स कह देते हैं, सेरेटेड एस्पेक्ट। ओके, तो ये उसका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ये वही बताया गया। अब डेपोजिट तो वही बताया गया, हाई होते हैं, शार्प पॉइंटेड होते हैं, स्टीप साइडेड होते हैं। हॉर्न है तो शार्प पॉइंटेड होगा, है कि नहीं, और हाई होगा, नेचुरली सराउंडिंग रीजन से स्टीप होगा, ये वहां से होता है। डेपोजिशन लैंडफॉर्म्स कौन से होते हैं, मैंने पहले बताया ग्लेशियर टेल्स। जो मोरेन है वो ग्लेशियर टेल ही एक तरह से, उसका सारा मलबा, सारा डेब्रिस जैसे जैसे वो मूव कर रहा है तो वो अपने साथ सारा मटेरियल भी लेकर के मूव कर रहा है, बॉटम रगड़ता जा रहा है सारा का सारा। तो इसी तरह से, और जैसे जैसे वो मूव कर रहा है, उसने बॉटम को काटा तो कुछ मटेरियल जब उसने ऐसे आगे की ओर बढ़ा, काटा तो उसके ऊपर भी आ गया, तो कुछ मटेरियल ग्लेशियर के ऊपर भी आ जाता है। देखें आप, ऊपर भी उसके साथ टहल रहा होता है, जा रहा होता है। ग्लेशियर जा रहा है, उसके ऊपर भी मटेरियल जा रहा है, जैसे कि कोई कन्वेयर बेल्ट लगी है, उसके ऊपर सामान रखे और वो जा रहे हैं। एक चीज़ ये। फिर जो उसका ग्राउंड है, बॉटम है ग्लेशियर का, वो अपने साथ भी मटेरियल घसीटते घसीटते ले जा रहा है, उससे कटाई भी कर रहा है। और जब वो आगे की ओर बढ़ रहा है तो आगे का मटेरियल जब वो काट रहा है तो कुछ उसने अपने ऊपर ले लिया, कुछ आगे की ओर ढकेल दिया, कुछ आगे से खिसक के साइडों की ओर आ गया, तो वो जमेगा। तो कुछ फ्रंट पे जम जाएगा, कुछ साइडों में जम जाएगा। और ग्लेशियर अपने आप में भी स्ट्रीम्स की फॉर्म में जा रहे हैं। ग्लेशियर जा रहा था, जाते जाते दो हिस्सों में बढ़ गया। तो जब दो हिस्सों में बटेगा तो दो मुंह बन गए, तो अब दोनों मुंह से सामान साइडों की ओर आ रहा है, तो बीच में भी एक मटेरियल जमा होना शुरू हो गया। ग्लेशियर की दो स्ट्रीम्स के बीच में मटेरियल जमा होना शुरू हो गया। इस तरह से मटेरियल जमा होता है। तो वो यही ग्लेशियर टेल्स, ये अनअसॉर्टेड कोर्स एंड फाइन डेब्रिस होता है। ये इतना सॉर्टेड नहीं होता, ये कोर्स होता है, मोटा भी होता है, फाइन भी होता है, डेब्रिस होता है। अगला, कई बार क्या होता है कि ग्लेशियर जो है वो ग्लेशियर, ये मटेरियल जमा कैसे हो रहा है कि जो ग्लेशियर है अपने साथ लेकर के जा रहा है, या ग्लेशियर से पिघलता हुआ पानी इस मटेरियल को अपने साथ ले जा करके जमा कर रहा है। कई बार क्या होता है कि ग्लेशियर ने अपना सारा सिस्टम सेटल कर दिया, उसके आगे टर्मिनल मोरेन आकर के लग गया, सब कुछ है। अब वो जो लेक है, वो जो पानी है ग्लेशियर का, या ग्लेशियर जब मेल्ट हो रहा है, लेक नहीं भी बनी है, उसके साथ बहुत ही फाइन मटेरियल बह करके इसके भी आगे आ जाता है, मोरेन्स के भी आगे आ जाता है, टर्मिनल मोरेन के भी आगे आ जाता है। फिर वो वहाँ आकर के लेयर बाय लेयर जमता है। तो ये स्ट्रेटिफाइड होता है, ये सॉर्टेड होता है थोड़ा, तो ये आउट वॉश कहलाता है, ये इट इज आउट वॉश। ओके, जो पानी जिस मटेरियल को बहा करके बाहर रह गया टर्मिनल मोरेन से, आउट कर दिया, जिस वॉश ने उस मटेरियल को आउट कर दिया, इट इज आउट वॉश मटेरियल। इट इज बिट स्ट्रेटिफाइड एंड इट इज सॉर्टेड एज कंपेयर टू द टिल। ये टिल से ज्यादा सॉर्टेड होता है, स्ट्रेटिफाइड होता है। टिल अनस्ट्रेटिफाइड होता है क्योंकि वो तो अभी कट कुट ही रहा है, और टिल अनअसॉर्टेड होता है। तो वही बताया गया है, आउट वॉश डिपॉजिट जैसे बनता है वो बता दिया, ये स्ट्रेटिफाइड होता है, ये सॉर्टेड होता है। आई बात समझ में? ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। मोरेन्स अभी मैंने बताया, ये जो मोरेन्स इकट्ठे किए हैं, जो वो सारा टिल मटेरियल है, वो एक तरह की रिजेज ही हैं, सारी फर्टिलिटी के लिए काम आती हैं, खेती बाड़ी के लिए। अब उन्हें आकृति के तौर पर नाम देना चाहें तो जो दिख रहा है, जो बना हुआ, वो जो मटेरियल है वो टिल है, जो बन रही हुई आकृति नजर आ रही है वो मोरेन है। It is moraine, accumulated debris. So moraines क्या है? Long ridges of deposits of glacial till. Long ridges of deposits of the glacial till. It is the moraine. Simple aspect है। तो अब इसमें कई तरह के मोरेन हैं। मैंने बताया जो हेडवर्ड में फ्रंट पे लगा हुआ है वो टर्मिनल मोरेन है, जो सबसे लास्ट है, जिसके बाद आउट वॉश मिलेगी, वो टर्मिनल मोरेन है। टर्मिनल मोरेन के बाद क्या हो जाता है कि टर्मिनल मोरेन के पीछे, अब ग्लेशियर अगर रिट्रीट कर रहा है तो अपना मटेरियल तो छोड़ता जाएगा ना, तो वो जो मटेरियल छोड़ता जा रहा है रिट्रीट करते करते वो ग्राउंड मोरेन हो जाता है। ग्लेशियर रिट्रीट करता जा रहा है लेकिन अपना मटेरियल वहाँ बिछाते जा रहा है, जैसे कि वो बिटुमिनस बिछाने वाला वो मशीन है, जैसे सड़क बनाने वाली, वो ग्राउंड मोरेन है। लेकिन उस मशीन के आगे देखना है कि ढेर लगा रहता है, वो टर्मिनल मोरेन है एक तरह से। तो उसके पीछे ग्लेशियर अब रिट्रीट कर रहा है फास्ट, तो अपना ग्राउंड बनाते जा रहा है, वो ग्राउंड मोरेन है। इसके पीछे इस पॉइंट के पीछे अब ग्लेशियर वहां पर टिका हुआ है, तो यहाँ पर एक और मोरेन फिर बन गया, इट इज रिसेशनल मोरेन। जो आगे वाला टर्मिनल है वो तो अब टर्मिनल ही हो गया, उसके पीछे ग्राउंड मोरेन आ गया। अब इसके पीछे ग्लेशियर रुक चुका है, मान लीजिए, जब अब इसके आगे रिट्रीट करेगा, जब भी करेगा, अभी रुक गया, तो यहाँ पर एक और मोरेन बनेगा ना, तो इट इज रिसेशनल मोरेन। सो टर्मिनल मोरेन, देन द ग्राउंड मोरेन, देन द रिसेशनल मोरेन। जो साइडों में बन रहे हैं दैट इज लेटरल मोरेन, जो बीच में बन रहे हैं लेटरल मोरेन, देन ग्लेशियर, देन बीच में एक मोरेन,
देन ग्लेशियल, देन लिटरल मोरेन। तो बीच में जो बन रहे हैं इट इज मीडियल मोरेन। तो मीडियल मोरेन, देन ग्लेशियल वैली और द ग्लेशियल स्ट्रीम, देन द लिटरल मोरेन। फ्रंट में टर्मिनल मोरेन, देन द ग्राउंड मोरेन, देन द रिसेशनल मोरेन। इस तरह से मोरेन्स बनते हैं। इसके अलावा होते हैं एस्कर्स। देखिए जो ग्लेशियर होता है, कई बार ग्लेशियर के ऊपर पतली पतली जलधाराएं सी फील हो रही होती है ना, और कई बार वो ग्लेशियर के बीनीथ होती हैं। ग्लेशियर के बीनीथ वाटर टनल्स बन जाती हैं। अब चाहे ग्लेशियर के ऊपर है, ग्लेशियर के बीनीथ है, वाटर टनल्स है, तो उनमें मलबा तो होगा, मलबा उनके साथ बहता रहता है, वो धीरे धीरे डिपॉजिट होता रहता है। एक पॉइंट के बाद जब फिर सारा ग्लेशियर पिघल के रिट्रीट कर जाता है तो वहां पर वो आकृतियां उभर आती हैं, क्योंकि मलबा उन टनल्स में जमा हो रहा था जो अंडरग्राउंड थी, ग्लेशियर के नीचे या बीनीथ थी, या ग्लेशियर के ऊपर जो स्ट्रीम बह रही थी, सस्पेंडेड मटेरियल तो लेके ही जा रही थी। अब ग्लेशियर पूरा हट गया लेकिन वो मलबा तो जम गया वहां पर, डेब्रिस सारा, वो एस्कर्स कहलाता है। तो वही लिखा है रिजेस मेड ऑफ सैंड एंड ग्रेवल, और ये बाकी कहानी मैंने यहाँ लिखी नहीं, मैंने समझा दी, टनल से तहत ये बनता है। इसके बाद बन जाती है ड्रम लाइन। ये स्मूथ ओवल शेप्ड रिज लाइक फीचर है, वही है जैसे जो मोरेन्स निकल करके आ रहे हैं, मान लीजिए कि आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं, ये 1 किलोमीटर तक लंबे हो जाते हैं कई बार, और ये 30 मीटर तक इनकी ऊंचाई, 30 मीटर ऊंचाई काफ़ी होती है, 1 किलोमीटर तक लंबे, 30 मीटर तक की ऊंचाई। तो इस तरह से ये ओवल शेप्ड में ये ग्लेशियर है, और ये उसके बगल में ओवल शेप्ड में रिज बन जाती हैं, इन्हें हम ड्रम लाइन्स कहते हैं। और इनके जो एंडिंग पॉइंट होते हैं, इनके जो हेड पॉइंट होते हैं, जहाँ पर जाकर के ये खत्म होने का काम करते हैं, उन्हें हम स्टॉस एंड कहते हैं। स्टॉस एंड, दे आर द स्टॉस एंड। ओके, बस वही ड्रम लाइन्स है ये, दे आर रनिंग पैरेलल टू द वैली ऑफ द ग्लेशियर। दैट्स इट। क्लियर हो गए? सारे स्टॉस एंड, ड्रम लाइन, ग्लेशियल टिल, ग्लेशियल मोरेन, टर्मिनल मोरेन, लेटरल मोरेन, ग्राउंड मोरेन, रिसेशनल मोरेन, मीडियल मोरेन हमें क्लियर हो गया, सर्क हमें क्लियर हो गया, टर्न लेक हमें क्लियर हो गया, ग्लेशियल वैली हमें क्लियर हो गया, फायर्ड्स हमें क्लियर हो गया, एस्कर्स हमें क्लियर हो गया। ये सब क्लियर है तो टॉपिक फिर कल बड़ी आसानी से क्लियर होगा, ये मैं गारंटी करता हूँ। ग्लेशियर की सारी कहानी बता दी, उत्तराखंड का इलाका समझा दिया, रॉक्स के विषय में बता दिया, और हमने सारे प्रयाग कर लिए। अब कहानी आपके भेजे में बैठेगी एक IAS एस्पिरेंट के तौर पर। बाकी का लेक्चर कल कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।